शाम इवनिंग आर लेकर मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद फारूक नजर और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आज 10 ज़िलक़द है, 21 जून और पीर है। आप ये प्रोग्राम एलिवेट टीवी और i14 न्यूज से बराह रास्त देखते हैं हर पीर को, और हमारा सेगमेंट होता है आज शाम तक हालात हाजरा पे मबनी जो इश्यूज हैं, मुख्तलिफ खबरें हैं, उन पे हमारी बात और आपकी बात पर मुश्तमिल इंशाल्लाह हमारा आपका साथ रहेगा। और इसमें मेरे साथी मेजबान है आगा सैयद अली मूसवी, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम मूसवी भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और आप खैरियत से हैं? ठीक है, जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है खुदा का। माशाल्लाह। तो नाज़रीन, कुछ इश्यूज जो बैनुल अक़वामी हैं, मुल्की हैं, मूसवी भाई के पास से, खसूसन ईरान में एक तब्दीली आई है, नए सदर वहां पे आए हैं, और इसराइल में भी एक नई क़यादत आई है। तो वेस्टर्न मीडिया में इसराइली नए वजीर आजम की तरफ से कुछ बयानात चल रहे थे, तो उन्होंने तशवीश का इजहार किया था। बहुत ही बुनियाद परस्त जो नए सदर उनको करार दिया जा रहा है, लेकिन वो क्या माशरे में या उस खित्ते में तब्दीली ला सकते हैं, या वैसी की वैसी सूरत हाल रहेगी ईरान की और दीगर ममालिक की, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान में और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी एक इंटरव्यू दिया, और उनका एक जो जुमला है या वर्ड थे, एब्सोल्युटली नॉट, तो उस पे काफी उनको शाबाशी भी मिली है, और कुछ और चीजें भी थी उसी इंटरव्यू में जो आहिस्ता आहिस्ता अब सामने आ रही है। खास खसूसन चाइना में जो मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही थी, उसको इमरान खान या पाकिस्तानी हुकूमत क्यों इतना ज्यादा, बल्कि इतना ज्यादा क्या बात ही नहीं होती, तो इस पर जो उन्होंने जवाब दिया, इस पर बात करेंगे। 21 जून आज सालगिरह है, बल्कि बेनजीर भुट्टो साहिबा की, और उस पे यकीनन जब ऐसी शख्सियत जिनको बेदर्दी से कत्ल किया गया हो, उस मामले में दोबारा आवाज उठती है। और जरदारी साहब का भी आज एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने बेनजीर भुट्टो को लियाकत बाग जाने से मना किया। बिलावल साहब ने भी इस पे तकरीर की है, परवेज खटक साहब ने भी तकरीर की है, और उन्होंने यहाँ तक कहा है कि केपी में मुझे बताया कोई कि कोई गरीब है। मदरसों में ये जो ज्यादती के वाकयात है, ये भी आज 2-3 रोज से हमारे यहाँ इसकी न्यूज चैनल्स पे बात हो रही है। तो इसको कैसे, इस धब्बे को खत्म किया जा सकता है, खुद मुआशरे की और उलमा कराम की इसमें क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर कोई काली भेड़ वहां पे है, तो उसको कैसे फिर उस पूरे झुंड से अलग किया जा सकता है। इसके अलावा स्कॉटिश जो फर्स्ट मिनिस्टर हैं और एंडी बर्नम जो मैनचेस्टर के मेयर हैं, उनके दरमियान भी सर जंग है। और क्योंकि अजीब फैसला किया गया स्कॉटिश हुकूमत की तरफ से कि मैनचेस्टर या उसके गिरदोनवा के जो लोग हैं वो स्कॉटलैंड नहीं जा सकते। तो इसकी क्या वजूहत हैं, या इसमें एक स्कॉटलैंड कार्ड, जैसे हम कहते हैं सिंध कार्ड, तो वहां पे स्कॉटलैंड कार्ड भी अक्सर यूज हम होते हुए देखते हैं। तो ये सियासतदान तकरीबन एक ही जैसे उनके अजायम होते हैं। ये सारी बातें करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। पहले हिस्से में जो एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, उसके क्या असरात होंगे, वो जानते हैं आगा सैयद अली मूसवी से। जी मूसवी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो सर फहरिस्त हैं, उसमें से 2 पॉइंट्स में हम पिछले वीक आपके सिग्नल में मसला हुआ है मूसवी भाई, तो हो सकता है वो उसे आप रीस्टार्ट करेंगे तो आप दोबारा हमारे साथ राब्ता हो सकता है। या ये कोई आरटीएस वगैरह बहता है, ये क्या हुआ है इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में, ये इसी वजह से एक पाकिस्तान में भी ये बहस जारी है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है अपोजिशन की तरफ से। तो यकीनन इलेक्ट्रॉनिक बहुत ज्यादा इसमें एडवांसमेंट हम देख रहे हैं, जिद्दत आ चुकी है टेक्नोलॉजी में, हर चीज में। लेकिन बाज औकात फिर बहुत से सवालात उठते हैं कि इस टेक्नोलॉजी को यूज कौन कर रहा है, चला कौन रहा है। यकीनन जब हम सिर्फ इलेक्शंस की बात करें पाकिस्तान में जो होते हैं, तो मेन मसला मैं नहीं समझता कि वहां पे सिर्फ जो बैलेट पेपर है उनकी चोरी या ठप्पू का मसला होता है। उनको ऑर्गेनाइज करने वाले जो लोग हैं, अगर आपको आप देख लें कि 10 का इलेक्शन एक मिसाल ऐसी बनी कि जो ऑर्गेनाइज करने वाले थे, आरओज थे, और या जो उसके मुंतजमीन थे, वो कहाँ गायब हो गए और किस तरह से उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है। ये हमारे यहाँ एक तारीख है, असातिज़ा की ड्यूटी लगती है वहाँ इलेक्शनों के दिनों में। तो किस तरह से फिर उन हलकों में जो मुखैर या उसमें दबाव डालने के लिए जो अहम तरीन जो लोग होते हैं, वो किस तरह से
पूरा इलेक्शन जो है वो अपने तरफ मोड़ने की कोशिश करते हैं। और अगर ये सारा काम ना भी हो तो फिर भी कोई ना कोई ऐसा गायबी हाथ होता है वहां पे कि फिर मुझे याद आ जाता है बार बार कि ख्वाजा आसिफ साहब ने आधी रात को हमने सुना प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि आर्मी चीफ को उन्होंने फोन किया और उस्मान डार जो थे वो लीड ले रहे थे उस वक्त सियालकोट से और वो अचानक उसमें शिकस्त खा गए। तो ये जब तक ये इस किस्म की गड़बड़ हमारे यहाँ पाकिस्तान में खत्म नहीं होगी तो तब तक चाहे इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम आ जाए बल्कि कुछ भी हो जाए वो हमारे यहाँ इस किस्म की उंगलियां उठेंगी, शफाफियत के हवाले से आवाजें उठेंगी। हारने वाला जो है वो हमेशा इसी किस्म का शोर करेगा। यकीनन अब अमेरिका जैसे मुल्क में भी जो बाइडन जब जीते हैं तो ट्रंप साहब ने भी उन पे धांधली के इल्जाम लगाए। तो ऐसे ममालिक में जहां पर बहुत ज्यादा जिद्दत है, सब कुछ साइंस उसको फॉलो किया जाता है, तो जब वहां पे आवाज उठ सकती है तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां पर शायद 70 के बाद के इलेक्शन जो है वो इसी तरह से धांधली ज्यादा रहे, तो कैसे मुमकिन है कि पाकिस्तान में ये धांधली नहीं होगी। तो ये बहस चल रही है। और चलें जो स्टोरीज हैं मैं अपनी स्टोरीज थोड़ी आगे बढ़ाता हूं और आपके सामने नंबर भी आ गए हैं, साथ साथ आपकी कॉल्स भी शामिल करेंगे। और जैसे ही आगा सैयद अली मूसी से हमारा राब्ता दोबारा बहाल होता है तो हम उनसे जानेंगे। ईरान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, यकीनन सदर रूहानी अपना उनका जो टेन्योर था वो पूरा कर गए और वहां पर आइन के मुताबिक दो बार अगर कोई सदर बन जाता है यानी दो अपने अदवार गुजार लेता है तो तीसरी बार उसको इजाजत नहीं है। और इसी वजह से अब इब्राहिम रईसी साहब की जो आमद है वो एक काफी हलचल महसूस हो रही है खित्ते में, बैन अवी तौर पे बहुत से मगरबी जो चैनल्स हैं उनको हम देख रहे थे। वहाँ की जो एक इलेक्शन का प्रोसेस है उस पे एतराज किया जा रहा था। बहुत से लोगों के हवाले से ये बात की जा रही थी कि वहां पे भी इलेक्शन नहीं होते, सिलेक्शन होती है। तो इस पर वो कितने ज्यादा हक बजानिब हैं क्योंकि ईरान की हुकूमत या ईरान की जो आवाम है वो इस बारे में ज्यादा अपना अख्तियार रखती है कि वो इलेक्शन प्रोसेस, इलेक्शन सिस्टम जो है वो अपना किस तरह से रखना चाहते हैं। क्योंकि दीगर ममालिक या बैन अवी तौर पे आप किसी को दबाव डाल के अपने ही मनमानी के या कोई कठपुतली अगर हुक्मरान अगर आप चाहते हैं कि आपकी कठपुतली हुक्मरान जो है वो दीगर ममालिक में हो, तो ऐसा अगर कोई मुल्क नहीं चाह रहा या अपनी जो आज़ादी है, सॉवरेनिटी है जो उसको कायम रखना चाहता है, तो इसमें यकीनन एक ईरान ऐसी मिसाल कायम हुई है कि जिसने सैंक्शंस के बावजूद, ये सारी पाबंदियों के बावजूद वो फिर भी तनहा ये सारे मामलात को डील कर रहा है और बखूबी डील कर रहा है। और इस किस्म की खैर इख्तलाफात, क्योंकि वहां पे इलेक्शन थे, अभी अहमदी निजात साहब जो थे वो भी साबका सदर रह चुके हैं, उनके इख्तलाफात भी इंतजामिया से रहे हैं। लेकिन इस कदर ये कोई इख्तलाफ हमें उस नोयत के नजर नहीं आए कि जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा कोई इंतशार है या वह बहुत बड़ा एक टकराव है वहां पे। तो ये ईरान की बात यकीनन वो आगे आके कहेंगे। आते हैं इमरान खान साहब का जो इंटरव्यू था जिसमें फौजी अड्डों के हवाले से शमसी एयरबेस और जैकबाबाद और ये सारे मामलात हमने देखे हैं कि पिछले अदवार में बहुत से ऐसे अड्डे मौजूद थे जो वहां पर पाकिस्तान से ड्रोन हमलों के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। बहुत से ऐसे रेमंड डेविस टाइप इंसान वहां पे खुलेआम घूम रहे होते थे। मुशर्रफ दौर में बहुत ज्यादा 9/11 के बाद ये आज़ादी दी गई जिसका यकीनन वो नुकसान जो है वो पाकिस्तान को या पाकिस्तान की आवाम को यकीनन मिला है। और हजारों, इमरान खान के बकौल 70,000 के करीब जो जाने हैं वो पाकिस्तान की वो गई हैं अफगान जंग के बाद। अरबों डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के खर्च हुए हैं। लेकिन फिर भी आपको याद होगा कि अमूमन अमरीकी हुक्मरानों की तरफ से इस किस्म की बात की जाती है कि ये जो पैसा है वो कहाँ गया, या हमें डू मोर की डिक्टेशन दी जाती थी। लेकिन इस एक इंटरव्यू में या इससे पहले जो बात हो रही थी कि पाकिस्तान जो है या बहुत से अमरीकी अखबारात में तो यहाँ तक लिख दिया गया था कि शायद ये आमादगी हो चुकी है और शर्त सिर्फ यही है कि पाकिस्तान इंतजामिया ये चाहती है कि वो अड्डे देने पे यकीनन राजी है। लेकिन उसकी शर्त ये होगी कि हमला करने से पहले या जहां भी कोई ऑपरेशन करना है उससे पहले पाकिस्तानी अथॉरिटीज को
اعتماد میں لینا ضروری ہے. تو چلیں اس پہ آگے بات کریں گے. موسی بھائی کیا ہوا تھا؟ سب خیریت تھی؟ بجلی تو نہیں جا سکتی یہاں پہ؟ جی جی الحمدللہ. نہیں نہیں نہیں، بجلی تو نہیں گئی. وہ اصل میں کچھ لگا مجھے جیسے انٹرنیٹ ڈراپ ہو گیا، تو میں کبھی ریسٹارٹ کر کے اور دوبارہ سے جوائن کرنے کی ٹرائی کروں. اوکے 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 بالکل صحیح. ایک بار میں یزدانی صاحب کے ساتھ پروگرام کر رہا تھا، گجرات سے وہ گئے تھے ہمارے. وہ تو ہوں. ایسے گئے کہ واپس نہیں آئے. وہ بجلی وہاں پر لوڈ شیڈنگ ہاں شروع تھی، لائٹ تو میں بند نے ہو کہا جی. کم از کم یہ معاملہ یہاں مانچسٹر میں نہیں ہے. تو بسم اللہ کیجئے سر، نہیں. انتظار میں ہم کہ کیا ہے جی 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 ایران میں جو تبدیلی آئی. جی 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 ایران میں جو تبدیلی آئی ہے، دیکھیں اس کے بڑے دورس نتائج جو ہے وہ رونما ہونے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ملکوں کے، جس طرح سے آپ نے شروع میں نام لیا کہ اسرائیل کی طرف سے جو ہے وہ کافی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے. یہ چیخیں جو بلند ہو رہی ہیں، یہ بتا رہی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ کس کے حق میں ہے اور کس کے حق میں نہیں جانے والا ہے. کیونکہ جو اس سے پہلے روحانی حکومت تھی، جن کو لبرلز کہا جاتا تھا، وہ تھوڑا بہت جو ہے وہ مغربی مفاد کو بھی سامنے رکھ کے اور تھوڑا سا لچک کا وہ مظاہرہ کرتے تھے. مگر یہ جو ہے، ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ ایک نظریاتی طور پر جو ہے وہ ایک انقلابی آئیڈیولوجی کے سپورٹر ہیں، اسی بلاک کے حامی ہیں. اور باقاعدہ جو ہے وہ اس کے اندر یہ جو ہے وہ بالکل بھی لچک کا مظاہرہ نہیں کریں گے. تو اس حوالے سے. اور دوسری جو چیز ہے، جو یہ پرفارم کر چکے ہیں، جو ان کی پروفائل ہے، اگر آپ ان کی پروفائل دیکھیں اور ان کی کارکردگی دیکھیں، تو انہوں نے جس طرح سے عدلیہ کو چلایا ہے اور جس طرح سے اندر کالی بھیڑوں کو صفایا کیا ہے. جو اس وقت آپ دیکھتے ہیں کسی ایٹمی پلانٹ کے اندر آگ لگ گئی، کہیں پر خیانت ہو گئی، کہیں کسی نے چار پیسے کے لیے کچھ کر دیا، کوئی پرابلم کر دی. تو یہ جو اندر چیزیں ہیں، یا مافیاز ہیں جو ذخیرہ اندوز ہیں، جو غلہ ذخیرہ کرتے ہیں، یا اور دوسری جو کموڈیٹی ہے اس کے اندر جو عوام کے لیے جو مشکلات کھڑی کر رہے ہیں. ایک تو یوں ہی پابندیاں ہیں، اوپر سے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ اندر جو ایک حکومت بنی ہوئی ہوتی ہے، جو مافیاز ہوتی ہے، ان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ تصور کی جا رہے ہیں کہ یہ آتے ہی ان سب کو جو ہے وہ تیزی کے جو ہے وہ تحلیل کریں گے، اور جس کے اثرات کچھ ہی. ٹیکنیکل مسئلہ ہے دوبارہ موسی بھائی کا. اس کے اثرات کے حوالے سے بات ہم انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اور بہت معذرت ناظرین کہ کچھ یقیناً ٹیکنالوجی کی ہم بات کر رہے تھے، تو اس پہ میں پہلے ہی وضاحت دے چکا یا بات ہو چکی کہ بعض اوقات جب معاملات خراب ہوتے ہیں تو پھر ہوتے ہی رہتے ہیں. میں جو اپنے گفتگو اس کو جاری رکھتا ہوں. عمران خان صاحب کا جو انٹرویو تھا، فوجی اڈوں کی جو بات ہو رہی تھی، تو اگر یہ پاکستان کا یہ فیصلہ ہے، اور وہ جو ہوسٹ تھے اس انٹرویو کے، وہ جب وہ عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کہہ رہے تھے، تو وہ اس پہ تعجب، وہ ان کا یہ جو لفظ ہے سیریسلی، کہ آپ اس پہ سیریس ہیں واقعی. تو اس میں تعجب ہو رہا تھا اس ہوسٹ کو بھی، اور دنیا بھر میں ایک تعجب ہے، کیونکہ پاکستانی حکمران یا ہماری تاریخ میں یہ اس کا کوئی نظیر بہت ہی کم ملتی ہے کہ پاکستان نے کوئی سٹینڈ لیا ہو اپنے مفاد کے لیے. کہا تو جاتا رہا ہے، ایون وکی لیکس میں بھی آیا کہ گیلانی صاحب جب پرائم منسٹر تھے، وہ ڈرون حملوں کی بھرمار تھی. موسی بھائی اب یا تو آپ کو بھی میں 5 منٹ ٹیسٹ کروں جی گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، یا اس کے بعد پھر میں انشاءاللہ آپ کی سٹوری سنتا ہوں. میں اس کو تھوڑا سا کمپلیٹ کر لوں جو خان صاحب نے بھی رہتے فرمایا ہیں ہے. یا نہیں. جی ہاں. ہاں جی ہاں، یہ نہ ہو کہ آنکھ جی ہاں مچولی کا جی ہاں سلسلہ بسم اللہ. جاری رہے. تو بسم اللہ. بات میں یہی کر رہا تھا، جو عمران خان صاحب جی کا ہاں انٹرویو تھا، کہ اس میں کیا جو اڈے نہ دینے کے حوالے سے تہیہ کیا گیا ہے، اس میں جی جی کتنی جو عمران خان کی حکومت میں یا پاکستان کی تاریخ میں ہمارے ہاں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ پاکستان بہت ہوا تو اوپر اوپر سے کہا جاتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، ہم اسمبلی میں یا ہم اپنے عوامی لوگوں کے سامنے جو ہے وہ شور کریں گے، ڈرون حملوں کی مذمت کرتے رہیں گے، لیکن آپ بھی اپنا کام کرتے جائیں. یہ وکی لیکس میں یوسف رضا گیلانی صاحب سے متعلق یا پرویز اشرف صاحب سے متعلق یہ بات کی گئی تھی. تو اس میں عمران خان صاحب کا یہ جو کہنا تھا کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان جو ہے افغانستان میں کوئی آپریشن کے لیے کوئی اپنے اڈے یا کوئی ایسی سہولیت فراہم کرے. تو یہ ایک اچھا فیصلہ ہے. پاکستان کو اپنے مفاد کے مطابق یہ کوئی بھی اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ افغان جنگ کے بعد ایک عجیب و غریب معاملہ ہوا ہے کہ ایک تو یہ گزشتہ 30-40 سالوں سے 79 میں جب روس نے حملہ کیا افغانستان پہ، یا 9/11 کے بعد یہ ہم دیکھتے ہیں کہ افغانستان کی، بلکہ اس کے اثرات دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو کرنسی ہے افغانستان کی ذرا مستحکم ہے،
पाकिस्तान उससे भी हालात खराब है। और इवन एक बार तो अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान के हालात खराब होने की वजह से क्रिकेट तक खेलने से इनकार कर दिया था। तो ये सूरत हाल आज जिसे कहते हैं ना कि पाकिस्तान उल्टा उसका ज्यादा निशाना बना हुआ था जो अफगानिस्तान में जंग जारी थी। तो इसको अगर तो बुनियाद बना के अब बहुत सी बातें ये भी हो रही हैं कि शायद पाकिस्तान को उसके बारे में कोई जवाब देना पड़े। लेकिन इससे पहले हम ये बात कर रहे थे, ईरान की मिसाल दे रहे थे, बल्कि ईरान के साथ साथ अब उस पूरे खित्ते में चाइना एक ऐसा मुल्क है। अभी G7 जो इजलास हुआ है उसमें आपने देखा कि सारे अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक समेत वो एक यकतरफा एक हिकमत अमली तय करने की कोशिश में है कि वो चाइना को कैसे टक्कर देंगे। उसके अलावा रशिया है। तो पाकिस्तान अगर अपने मफाद को देखते हुए चाइना, रशिया और ये सारा एक इत्तेहाद जो तुर्की है, ईरान है, तो ये ममालिक अगर कोई स्टैंड लेते हैं तो इसमें मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा। क्योंकि जब आपने अमेरिका का ये कई दहाइयों से जब साथ दे रहे हैं तो इसका फायदा कम हुआ है, नुकसान ज्यादा हुआ है। तो हम ये यही बात कर सकते हैं कि हम जो है अपना अगर ये फैसला किए हैं तो इसको अच्छा है, इसके लिए पाकिस्तान ने यकीनन होमवर्क किया होगा। अब जो इमरान खान साहब का वो इंटरव्यू का अगला हिस्सा था, एक तो जो ज्यादती के जो केसेस हैं उससे मुतालिक भी बयान जो इमरान खान ने दिया कि कुछ ज्यादती के वाकयात जो हैं वो बेपर्दगी की वजह से जो खवातीन हैं, या अगर आपका लिबास जो है वो अ, ऐसा होगा कि किसी के लिए वो अपने आप पे काबू रखना मुश्किल होगा। तो इसमें आप ये भी इमरान खान की इस बयान के ऊपर या इस एंगल पर उनकी जो एक सोच थी उस पर एतराज किया जा रहा है कि यकीनन ठीक है, लिबास जो है वो हर औरत के लिए इस्लाम के अंदर एक पर्दा जो मुतय्यन किया गया है वो तो है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई अपने लिबास के हवाले से वो अपनी एक आज़ादी को उसको इम्प्लीमेंट करता है तो दूसरे को कोई हक हासिल है कि उसे जवाज बना के आप उस पे इस किस्म की दरिंदगी करें। और ऐसे बच्चों के सैकड़ों हजारों वाकयात हमारे माशरे में मौजूद हैं कि ना तो उनके बेचारों के लिबास के हवाले से हम कह सकते हैं कि उन्होंने कोई ऐसी जाज़बियत उनमें नजर आई होगी। तो ये जो दरिंदगी है ये चाहे किसी मदरसे के मुंतजिम के अंदर आ जाए, राह चलते हुए किसी इमरान नामी वो जो जैनब का जो विक्टिम था, उस जैनब को जिसने विक्टिम बनाया उसमें आ जाए। ये बहुत से ऐसे वाकयात हैं। वन ऑफ द रीजन ये इसको हम कह सकते थे कि इमरान खान को थोड़ा सा मजीद वजाहत करनी चाहिए थी कि इस ज्यादती के वाकयात की एक जो वजह ये भी हो सकती है और उसको ये कहा जाए कि सारी वजूहात ही लिबास की वजह से है। तो इस पे इमरान खान साहब पे तनकीद हो रही है। और एक और जो मामला इमरान खान उसका सही मानों में जवाब नहीं दे पाए, बल्कि कोई भी पाकिस्तानी उस पर जवाब नहीं दे पाए कि जिसमें चाइना में जो मुसलमान है, मगरबी चाइना में जो मुसलमान हैं, होस्ट ने पूछा था कि वहां पे भी लाखों मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, बल्कि उनके इस्लामी नामों पे एतराज किया जाता है। तो उस पे इमरान खान साहब का ये जवाब था कि हम, हाँ, ये ऐसे मामलात ऐसे हैं कि चाइना के साथ क्योंकि हमारे बहुत ही बरादराना ताल्लुकात हैं तो हम दरवाजे के पीछे ये मामला जो हैं वो उनसे डिस्कस करते हैं। तो ये कैसी पॉलिसी है कि आप अगर मुसलमानों की हमायत में, अब अगर आप इस्लामोफोबिया से मुतालिक कोई जंग, एक बैन अवी जंग लड़ रहे हैं और अपने आप को मुसलमानों का मसीहा करार दे रहे हैं, कश्मीरियों का, फलस्तीनियों का मसीहा करार दे रहे हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वही मुसलमान कलमा गो अगर चाइना में अगर पिस रहे हैं तो आप इस पर सिर्फ ये कह दें कि हम बंद दरवाजे के पीछे जो है वो इस पर चाइना से बातचीत होती है, एतराज करते हैं क्योंकि वो हमारा हर मुश्किल में काम आने वाला है। तो इस हिस्से को मैं नहीं समझता कि दुनिया भर में, बल्कि इवन मुसलमानों में, पाकिस्तानियों में इस किस्म का जो बयान था उसको कोई अच्छी नजर से देखा गया होगा। तो ये इमरान खान साहब का कहना था। और इसके अलावा भी उनकी जो बातें थी, खासतौर पे शाह महमूद कुरैशी से भी एक इंटरव्यू हुआ और उसमें उसामा बिन लादेन के शहीद कहने के बारे में सवाल पूछा गया। तो इमरान खान के बयान से मुतालिक शाह महमूद कुरैशी साहब का कहना था कि जी ये उनके बयान को
सियाक को सवाक से हट के पेश किया गया, ऐसी बात नहीं, लेकिन उस एंकर पर्सन गालिबन वो तुर्क टीवी के थे या अफगान टीवी के थे, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा सवाल फिर उस पे ये दागा कि शाह साहब आप बताएं, आप उसको शहीद समझते हैं या आप उसको कत्ल करार देते हैं, क्या कहते हैं, या मारा गया कहते हैं? तो इस पे शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो टूमक टू करते रहे। उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं सवाल पास करता हूँ, लेफ्ट करता हूँ। तो ये दो मामलात ऐसे थे, एक तो चाइना मुसलमानों के जो वहां पे जुल्म हो रहा है, और दूसरा उसामा बिन लादेन की शहादत के हवाले से ना हमारे इमरान खान साहब कोई खातर खा सही जवाब दे पाए, ना शाह महमूद कुरैशी इसका कोई सही जवाब दे पाए। तो इस पर आगे चल के आपकी कॉल्स का सिलसिला भी शुरू करेंगे कुछ देर में, लेकिन फिलहाल अब दोबारा बढ़ते हैं आगा सैयद अली मूसी साहब के पास। जी मूसी बहुत शुक्रिया फारूक भाई, और अपने नाज़रीन बार बार जो है दो तीन बार जो है इंटरनेट का मूसी भाई, आपका इंटरनेट वाकई, इसको रिस्टार्ट कर लें अगर सही मानों में कुछ इसको शायद कोई ऐसी गड़बड़ हो गई है, या इसको अगर मोबाइल डेटा से अगर आप ऑन कर लें। अब जी जी, अब बोलिए, जी अब बोलिए। जी जी जी, बोलिए। जी जी, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ जा रही है। तो जी, कोई तो मसला हम उसके नहीं। उसके ऊपर बात कर रहे थे। हमने पिछले पिछले वीक जो हमने बात की थी कि अब इस वक्त इमरान खान साहब के पास, यानी पाकिस्तान के पास जो है वो चॉइस अब नहीं है कि आप जो है वो चाइना के साथ भी रहें और अमेरिकी ब्लॉक में भी जो है वो आप खड़े रहें। तो ये दो चीजें एक साथ जो है वो अब नहीं होंगी। अब पाकिस्तान को एक डिसीजन लेना होगा, या तो वो चाइना के साथ खड़ा है और अपनी जोग्राफियाई जो उसकी हदूद है उसमें ईरान के साथ खड़ा है, और जो है वो इसको और अमेरिका को वो बाय बाय करे इस वक्त। तो हमारा गालिब इम्कान यही था, हमने पिछले वीक यही कहा था कि इस वक्त जो नजर आता है पाकिस्तान यकीनन जो है वो ऐसी स्ट्रेटजिकल जो है वो गलती कभी नहीं करेगा, और पाकिस्तान यकीनन जो है वो अमेरिका को अड्डे नहीं देगा और पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा होगा। क्योंकि अगर चाइना से आप हटते हैं तो यकीनन फिर आपके एक फुल स्केल वॉर के लिए आप तैयार रहें हिंदुस्तान के साथ। आप जो है वो फिर ईरान वो आपसे नाराज, तुर्की वो आपसे नाराज, आप अपने पड़ोसी जो है वो तब्दील नहीं कर सकते। खारजा पॉलिसीज में उतार चढ़ाव आ सकता है, नए दोस्त बन सकते हैं, पुराने वापस आ सकते हैं, मगर जो पड़ोसी हैं, जो सरहदें हैं, जो जोग्राफिया है, वो तब्दील नहीं हो सकता। तो उनको देखते हुए बहुत अच्छा डिसीजन था जो इमरान खान साहब ने लिया, और इसमें जो है वो पाकिस्तान आगे जाएगा। यकीन थोड़ी सी मुश्किलात होंगी, अमेरिका इसके अंदर जोर लगाएगा अभी क्योंकि ग्रे लिस्ट के अंदर है। वहां से एक प्रॉब्लम आ सकती है, पाकिस्तान को फाइनेंशियल जो है वो क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे ये कि हिंदुस्तान की तरफ से कुछ बॉर्डर पर जो है वो सख्ती कराई जा सकती है कि वहां इन्वॉल्व किया जाए। जो जहां जहां पर भी अमेरिका से बंद पड़ेगा वो वहां पर अपना काम जरूर दिखाएगा, मगर चूंकि इस वक्त आप एक सेफ पैसेज के अंदर हैं, आप जो है वो एक चाइना के साथ खड़े में हैं, आपकी दूसरी जानिब ईरान है, तीसरी जानिब जो अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का खतरा था कि अगर आप तालिबान के खिलाफ जाते हैं तो तालिबान की फॉलोइंग पाकिस्तान के अंदर लाखों के अंदर है, लाखों की तादाद में है। जो मदरसों का जाल पाकिस्तान में बिछा हुआ है वो सब आपके खिलाफ हो जाते, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान बिटवीन ये वॉर शुरू हो जाती, पाकिस्तान के अंदर दाखिली जंग हो जाने का खतरा था, उससे आप महफूज हो गए। तो एक बहुत बोल्ड स्टेप लिया गया है और बहुत ही अच्छा स्टेप है। बाहिर तो जाहिर बात है अमेरिका को थोड़ा सा फेस करना होगा, मगर ये कि एक अगर दूर रस इसके नताइज देखे जाएं तो पाकिस्तान ने अपने, मैं कहूँगा कि खारजा पॉलिसी में तब्दीली लाया है और जो है वो एक अपने रास्ते को का तयन किया है। दूसरे इसी के साथ इन्हीं तमाम चीज़ों के असरात में अगर हम सैयद इब्राहिम रईसी जो कि एक नए ईरानी सदर आए हैं जो अभी हल्फ लेंगे एक महीने के बाद, उनकी अगर हुकूमत को आप देखते हैं तो वो ईरान के अंदर, जैसे हमने अभी कहा था कि वो इस्लाहात करेंगे, ईरान के अंदर जो स्टेट विद इन स्टेट जो वहां पर माफियाज हैं उनको कंट्रोल किया जाएगा। जो अंदर जासूसी के नेटवर्क्स अक्सर पकड़े जाते हैं उनका खात्मा करेंगे वो, क्योंकि वो अदलिया का जो उनका एक पूरा पोर्टफोलियो है वो बड़ा शानदार है। वो इन चीज़ों के जो है वो इन चीज़ों को हैंडल करने के माहिर हैं। तो अंदर जो है वो इससे भी ईरानियों को अगर आप कुछ अरसे के बाद देखेंगे तो माशी इस्तेहकाम पैदा होगा। पाबंदियां अपनी जगह है, मगर जो है वो एक गल्ला अंदोजी करना, चीजों के अंदर कमीशन और एक एक माफिया जो काम करती है, उन चीजों से अगर जान छुट जाएगी तो ईरान एक बहुत ही अमीर मुल्क है, वहां हर चीज पैदा होती है। वो अपने इन पाबंदियों का सामना करते करते वो हर चीज में खुद कफील हो चुके हैं, वो हर चीज अपनी बनाते हैं और अपनी जो है वो उनकी सारी जो
صنعتیں ہیں وہ ان کی اپنی اپنے ملک کی ہیں. تو اس میں ان کو ایک تبدیلی جو ہے کہ انٹرنیشنلی اور اندر جو ایک تبدیلی ایجاد ہوگی، اس سے معاشی صورتحال مستحکم ہوں گے. اور ان کے آنے سے چونکہ یہ مغربی بلاک کے مخالفین میں سے ہیں شدید اور انقلابی آئیڈیولوجی کے ساتھ ہیں، پاکستان نے بھی اپنا راستہ تبدیل کیا ہے. تو اب یہاں پر ایران کے ساتھ پاکستان اگر جرأت کا مظاہرہ کرے تو ایران سے سستی گیس، پیٹرول سب کچھ مل سکتا ہے. ہمارا جو انرجی کا بحران ہے وہ راتوں رات ہمارا ختم ہو سکتا ہے. ہماری انڈسٹری واپس آ سکتی ہے. جو ہزاروں کی تعداد میں ہمارے انڈسٹریز پاکستان سے اپنا پیسہ اٹھا کر باہر چلے گئے ہیں، دوسرے ملکوں کے اندر کام کر رہے ہیں، وہ واپس آ سکتے ہیں. ان کے لیے ایک روشن جو ایک امید کی کرن ہے کہ اگر پاکستان جرأت کا مظاہرہ کرے اور امریکی پابندیوں کی پرواہ نہ کرے اور اس میں جو گیس پائپ لائن اس کے دروازے تک ایران نے پہنچائی ہوئی ہے اس کو کنیکٹ کر دے اور جو انرجی کا بحران ہے وہ پاکستان میں ختم کیا جائے. بلکہ جو انڈسٹری واپس آتی ہے یا نئی لگتی ہے ان کو بہت زیادہ چیپ جو ہے وہ انرجی اگر پرووائڈ کریں گے تو ہماری صنعت مستحکم ہوگی اور ایک اندر جو ہے وہ ہمارے بے روزگاری میں خاطر خواہ کمی ہوگی انشاءاللہ. چونکہ ایک راستے کا انتخاب کیا گیا ہے تو امید ہے کہ اگلی جیسے آگے اگر امریکہ ان کو تیور دکھاتا ہے تو یہ بھی اس کے جواب میں بہت سارے کام ان کے پاس بھی آپشنز ہیں کہ یہ اس کا جو ہے وہ توڑ کر سکتے ہیں. تو ایک انرجی کی جو بحران ہے اس طرف بھی ہمیں نگاہ رکھنی چاہیے. دوسرا جو کام ہے جو پچھلے پروگرام میں کال آئی تھی، ایک بہن نے پوچھا تھا کہ کوئٹہ کے اندر جو ایرانی اسکول کہہ کر اس کو ایک میڈیا ٹرائل کیا گیا اور اس کے اندر ایک ہنگامہ کیا گیا. تو اس پر میں بتاتا چلوں کہ ہر ملک کے اندر، پاکستان کے اندر ترک اسکول بھی ہیں، پاکستان کے اندر سعودی اسکول بھی ہیں، پاکستان کے اندر امریکی اسکول بھی ہیں، پاکستان کے اندر ایرانی اسکول بھی تھے. اور یہ جو اسکول تھے جیسے ترک اسکول، امریکی اسکول، سعودی اسکول، جو کہ پاکستان کی باقاعدہ حکومتی اجازت کے ساتھ، باقاعدہ لائسنس کے ساتھ، اس کے مدیروں کو باقاعدہ ویزے فراہم کرنا، تمام تر لیگل ہے یہ. اور جو سلیبس وہاں پڑھایا جاتا ہے وہ بھی باقاعدہ خالی یہی نہیں کہ وہ کوئی ایک مذہبی ٹائپ کا ایک لٹریچر ہو، نہیں، وہ انٹرنیشنلی اپرووڈ ہے اور باقاعدہ وہ حکومت پاکستان کی نظروں سے گزر کے پاس ہوا ہے. یہ اچانک صرف تعصب کی بنا پر یہ بیچ میں کہیں سے ایک شاخسانہ اس کو بنانے کی کوشش کی گئی ہے. حالانکہ اس کے اندر پاکستانی بچے بھی زیادہ نہیں پڑھتے ہیں، اس کے اندر افغان مہاجرین کے بچے زیادہ ہیں. جو میں نے ابھی تک تحقیق کی اس کے اندر افغان مہاجرین کے بچے زیادہ پڑھتے ہیں. اس کے اندر جو پڑھانے والے ہیں وہ بھی ایرانی نہیں ہے، وہ بھی افغان مہاجرین ہیں. صرف مدیر ایرانی ہے چونکہ ان کو حکومت پاکستان نے ویزا بھی دیا ہوا ہے اور لائسنس بھی دیا ہوا ہے اور حکومت پاکستان کی مرضی سے ہی یہ کھولے گئے تھے. اب یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات ہوگی مگر اس کا میڈیا ٹرائل کرنا، میڈیا کے اندر اس کو جو ہے وہ چھالنا اور اس کو ایک ایشو بنا کے پیش کرنا یہ قابل افسوس رہا ہے. اور اس کے اوپر ہم جو ہمارے پاس کل ہم اس کے اوپر جو کوئٹہ سے ہماری مقامی مذہبی قیادت ہے ان کا ہم آپ کو ایک کل کے پروگرام میں انشاءاللہ ان کا جو ایک ویڈیو کلپ بھی ہم سنوائیں گے اور اس کے اوپر بھی ہم جو ہے وہ بات کریں گے انشاءاللہ. تو یہ وہ تمام چیزیں دی. اور ایک پوائنٹ اور میں شامل کر لوں اور اس کے بعد پھر یقینی بات ہوگی مزید کہ پاکستان میں جس کو ریاست مدینہ کا نام دیا گیا تھا، ابھی ایک خبر آ رہی ہے اور میں اس کے تمام جو سورسز ہیں وہ بھی کوٹ کر سکتا ہوں کہ پاکستان میں آن لائن شراب کی فروخت شروع ہو گئی ہے. چائنیز کمپنی ہے، اس کا نام میں نہیں لے رہا ہوں اس وقت، جب یہ زیادہ پبلک ہو جائے گا تو پھر نام لینے میں حرج نہیں ہے، ابھی میں نام لے نہیں رہا ہوں. مگر چائنیز کمپنی ہے اور وہ پاکستان میں جو ہے وہ آن لائن جو لوگ بک کر رہے ہیں ان کو شراب کی ڈلیوری کر رہی ہے، جس کے اوپر مذہبی حلقوں نے بہت زیادہ تشویش کا اظہار کیا ہے. یہ سارے معاملات جو ہے وہ کیا ہو رہے ہیں. یہ تو تھی آج کی جو ہے وہ خاص جو انٹرنیشنل افق کے اوپر خبریں تھیں، ہم نے آپ کو اس سے اپڈیٹ کیا. جی فاروق بھائی اب آپ کی طرف پڑھتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. آخری خبر یقیناً ایک اس ریاست کی جو تعمیر جاری ہے اور خان صاحب بہت ہی اسلامی اور دین کی باتیں کرتے ہیں اور اس معاملے میں اس قسم کی خبریں آنا واقعی ایک افسوسناک ایشو ہے، اس پر بات ہونی چاہیے. تو عمران خان صاحب کا جو غیر ملکی ایجنسی کو جو انٹرویو تھا وہ میں نے بات کی. اس میں دو جو معاملات تھے اور اب ناظرین آپ کی ہم کالز لے سکتے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں. آج شام تک جو ایشوز یا معاملات تھے ہمارے، اس میں ہم نے بات کی فی الحال جو ایران کے جو انتخابات تھے اور اس کے بعد جو آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کی کچھ اپڈیٹس ہیں وہ انشاءاللہ جو اس پر ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور آج جو ایک اہم دن جس کو خاص طور پہ پیپلز پارٹی یا ان کے جو فالوورز ہیں بلکہ
बेनज़ीर साहिबा की एक ऐसी शख्सियत थी कि जिनको अब बिलाखिर मुखालफीन जो हैं वो भी उनकी कदर करते हैं। आज उनकी सालगिरह मनाई गई और रवायती तौर पे केक काटे गए और इसमें एक बिलावल भुट्टो साहब ने एक जगह खिताब किया और एक जगह साबिक सदर जरदारी साहब जो इस वक्त लाहौर के दौरे पे हैं, तकरीबन 3-4 साल के बाद वो लाहौर गए हैं। तो इस मौके पे उन्होंने कहा कि बेनज़ीर साहिबा को उन्होंने मना किया था लियाकत बाग में जलसा करने से, और इससे पहले भी अगर आपको याद होगा उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में बाकायदा तौर पे उनको वाकई जो थ्रेट्स थे, और इससे पहले कराची वाला वाकया हो चुका था, उन पे एक हमला और उसमें कई कीमती जानें गई थी लेकिन उनकी जान बच गई थी। तो बेनज़ीर साहिबा ने अगर वो जलसा किया, और मुशर्रफ साहब जो इसको डिफेंड करते हैं कि वो कहते हैं कि थ्रेट तो थी लेकिन हमने जो जलसागाह थी कम अज कम उसमें इस किस्म का हमला जो है वो हमलावरों को ऐसा मौका नहीं दिया, और वो इसका जिम्मा जाहिर है यकीनन एक हादसा था जिसमें गलती बेनज़ीर साहिबा से खुद भी हुई कि वो गाड़ी की छत के ऊपर जब उन्होंने अपने आप को बिल्कुल कातलों के सामने पेश कर दिया तो उनके लिए हमला करना बहुत आसान था, और मुशर्रफ साहब भी यही कहते रहे कि उनको किसने कहा था कि वो गाड़ी की छत पे खड़े होके वो वेव करना शुरू कर दें। तो इतने जब मुश्किल सूरत हाल या इतने जब थ्रेट्स हों और आपने जलसा भी कामयाबी से वो कर लिया हो, तो फिर इसमें कोई जरूरत नहीं थी। और इसके बाद फिर बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि किसने आखिर कहा था कि वो वेव करें। नाहिद खान साहिबा जो उनकी बिल्कुल राइट हैंड हुआ करती थी, वो इस वक्त वो कहाँ हैं? वो बिल्कुल ही पर्दे से गायब हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है, और उनके जो बयानात हैं वो भी काफी एक अहमियत के हामिल हैं कि उन्होंने खदशात का जाहिर की थी आसिफ जरदारी साहब के ऊपर, और आसिफ जरदारी साहब ने उनके ऊपर ये खदशात जाहिर किए थे। तो ये ऐसी शख्सियत नहीं थी कि उनके एक एक दूसरे के खिलाफ जो बयानबाजी है, इवन स्कॉटलैंड यार्ड यहाँ से गई, यूएनओ की तरफ से वहां पर कहा गया जी उस कत्ल की तफ्तीश की जाए, और अफसोस की बात कि 5 साल हुकूमत खुद जरदारी साहब की रही लेकिन कातिल जो हैं वो पता नहीं चल सका कि बेनजीर भुट्टो के कातिल कौन है। गो के उनके खून के अब भी उसका फायदा उठाया जाता है, और जो दीगर मज़ारात हैं गड़ी खुदा बख्श में उनके मरहून मिन्नत ही आज सिंध में हुकूमत भी कायम है, और उन्हीं शहादतों का जिक्र करके दोबारा एक कहा जाता है कि हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। लेकिन उन शहादतों या उन शहीदों के खून का बदला लेने के लिए या उनकी तलाश करने के लिए खुद जो जरूरत थी जरदारी साहब की जी, हुकूमत को, वो एक सवालिया निशानी रहेगा कि आखिर क्या वजह थी कि खुद उस दौर में भी उनके कातलों का पता चलाया ना जा सका। अच्छा सर। अमूमन सिंध के जो फंड्स हैं उस पर बात होती है, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में भी ये बात उठी और अमूमन ये बात कही जाती है कि ये कहाँ अरबों रुपए के जो फंड्स हैं, इवन 1900 अरब रुपया जो सिंध हुकूमत को पिछले कुछ सालों में मिला, आखिर वो लगा कहाँ पे। तो अभी कुछ देर पहले इसी किस्म का सवाल जब वजीर इत्तलात नासिर शाह साहब से पूछा गया तो उन्होंने बस एक दो बातें की कि हमने जो अस्पताल हैं सिंध में वो बहुत अच्छे हैं, बैरून मुल्क क्या बल्कि बैरून मुल्क कह रहा हूँ, जो बैरून सूबा है वहां से लोग आते हैं इलाज कराने। तो फिर लाड़काना के अभी 2-3 रोज पहले के आदाद शुमार थे कि शायद 400 के करीब बच्चों को जो कुत्तों ने काटा है उनकी वैक्सीन जो है वो मसला बनी हुई थी। तो इतनी ज्यादा अगर सेहत की सहूलियात हैं तो ठीक है होंगी किसी एक जगह पे, लेकिन 1900 अरब वो उन्हीं अस्पतालों पे लग गए। या उन्होंने चंद कैनाल्स की बात की कि उनकी सफाई के लिए जो है हमने बहुत बड़ा एक काम किया है। तो ये दो चीजें अगर हम कह लें कि इसमें आपने सब कुछ झोंक दिया, लेकिन ये 1900 अरब जो है वो आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कहीं पे आपको नजर आ रहा हो। लेकिन वही बात के शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ हुकूमत के ऊपर 100 इल्जामात लगते रहे करप्शन के, लेकिन फिर भी उनका वो फार्मूला के खाते हैं तो लगाते हैं, ये कम से कम नजर आता रहा है लाहौर में कि चलें 10 में जी, से 5 सड़कें जरूर बनाई हैं, कोई मेट्रो ट्रेन है, कोई पुल है, कोई अंडर पासिस हैं। लेकिन सिंध में ये फार्मूला नहीं है कि खाते हैं तो लगाते भी हैं, वहां पे है खाते ही हैं और खाते ही हैं, बस लगाने खाते वाली ही हैं वहां पे बस। बात नहीं है। तो नहीं एक कॉल लेके अमूमन कॉल का आगाज भी, जी जी मैं फिर उस पर कमेंट्स लेता हूँ। कॉल्स का आगाज करते हैं और उसके बाद फिर सारे इश्यूज आगे आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम फारूक भाई, या अली अस्सलाम मदद। जी मौला अली मदद इश्तियाक भट्ट साहब, शुक्रिया। मोसी भाई, आपको भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, या अली अस्सलाम मदद। जज़ाकल्लाह। फारूक भाई, पहले तो आप दोनों भाइयों को मेहनत को आपने बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ कि आप माशाल्लाह मजलूमों के हामी हैं, मजलूमों के मददगार हैं, मजलूमों की आवाज बन के आपने हिम्मत की है और करते रहेंगे इंशाअल्लाह। हुसैनी जो कारवां होता है यही करता है। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। बहुत सी दुआएं हैं और खास तौर पे ईरानी अवाम को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। एक सैयदजादा जो जनाबे मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, जनाबे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोजे की सफाई करने वाला आज तख्त नशीन हो गया। यही अहले बैत की शान है। अल्लाह ताला उनके मुल्क को महफूज रखे और रखे हुए है इंशाअल्लाह। ये कोई बात नहीं, हम जब से मैं शायद आंख खोली है हम सुनते ही आ रहे हैं कि मोदियों की बौछार है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह देखें किस तरह वो मुल्क दुनिया के नक्शे पे हर लिहाज से कामयाब होता चला जा रहा है। तो अल्लाह ताला कुछ पाकिस्तान के बारे में आपने बहुत सी बातें की। आज सुबह का मैं एक बात आपसे शेयर करूंगा, मेरा दिल बहुत दुखता है। मेरे बिल्कुल साथी डॉक्टर गुलाम अब्बास राठौर जो कनेडियन नेशनलिटी थी, जिनके पास बहुत अरसे से वहाँ मुकीम थे, तो उनके अब्बू जो है ना, मुल्क के हमारी कोटली बिल्कुल हमारी गली के साथ दूसरा मकान उनका था, तो वहाँ अपने वालिद साहब के जनाजे पे गए दो भाई। तो फारूक भाई, हमारे मुल्क के अंदर, मैं तो पाकिस्तान की क्या बात करूं, हमारी कोटली के अंदर भी ये दहशत गर्दी और ये चीजें, आज रात को उसको अंदर घुस के गोलियों का निशाना बना के उसको मार दिया गया है। कोई कोई पता नहीं है क्या है, लेकिन मेरी गवर्नमेंट ऑफ आजाद कश्मीर नाम ना जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और उनके अदारों को, खुदा की कसम हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है, किसी का क्या मजहब है, किसी का कौन है क्या है, लेकिन जुल्म जो है ना वो जुल्म है। अगर वो कनेडा में रह के, अगर मोसी भाई मैं आपके सामने अपनी मिसाल पेश करता हूँ, मैं मुबारदा में जाता हूँ तो मुझ पर कई इल्जाम लगते हैं, और भाई ये काफिर है, किधर चला गया, ये है वो है। तो ये बातें हमारे मुल्क के अंदर खत्म होनी चाहिए। ये बात नहीं है किसी को शिया कह के कत्ल कर दो, किसी को हिंदू कह के कत्ल कर दो, तुम गुरुद्वारे में क्यों गए, किसी को सिख कह के कत्ल कर दिया जाए। यार वो उसका और उसके रब का मामला है, ना ही उसने कभी भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन किया, कलमा पढ़ा। वो हमारे हमारे उधर पिरहाना है, तो सैयद है, उनके उनकी चादर चढ़ाई क्या हमने देखा सब कुछ, लेकिन जो उसके अंदर दिल में था वो खुदा जाने और उसका रसूल जाने क्या था। लेकिन इस तरह बेदर्दी के साथ बड़े बाजार में शहर के अंदर उसे कत्ल कर दिया गया। मैं इसकी पुरजोर मजामत करता हूँ, और खास तौर पे मुझे पता है ये केवल कनाडा में भी देखा जाता है, और कनेडियन अवाम को और पाकिस्तानी कम्युनिटी को और कश्मीरी कम्युनिटी को मैं गुजारिश करूंगा कि खुदा के लिए उसके लिए आवाज बुलंद करो। मेरी नजर में जो उसका कसूर था, वो कसूर यही था कि वो कनाडा में बैठ के हिंदुस्तान और पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, मैं खिलाफ नहीं कहता, लेकिन वो सच्चाई बयान कर रहा था कि रियासत जम्मू कश्मीर का ये ये फार्मूला है, ये रियासत जम्मू कश्मीर है। जब ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था, तब भी रियासत महाराजा की आजाद और खुद मुख्तार थी। इन्होंने फलाम, उसने बहुत सी तहरीर भी लिखी है, लेकिन मुझे बहुत, मेरा दिल बहुत दुख रहा है क्योंकि वो मेरा साथी था, हमारी जमात में था। लेकिन चलो वो कनाडा चला गया, उसने एक अच्छा रास्ता अख्तियार कर लिया, आजादी की बात करता था, सच्चाई की बात करता था, जुल्म के खिलाफ बात करता था। लेकिन जिसका भी ये कसूर है कोटली के अंदर, चाहे वो उसकी बरादरी है, चाहे वो उसके दोस्त या कोई भी है, खुदा के लिए इन तफ्तीश होनी चाहिए वालों और उनको जो है तफ्तीश होनी चाहिए, और ये चीज खत्म होनी चाहिए फारूक भाई कि इसको किया क्या के मार जो ये बिल्कुल दायरा इस्लाम के खारिज है। हमारे मुल्क के अंदर बड़ी खतरनाक वबा ये हो गई है। पाकिस्तान का आखिर देख ले क्या हो रहा है। बिल्कुल यकीन माने हम इस मुल्क में पता नहीं समझते हैं कि हम महफूज हैं, लेकिन नहीं। अब देखिए उसको 4 वीक नहीं हुए वो अपने कोटली शहर के अंदर दाखिल हुआ, और परसों उसने एक टीवी को बाकायदा तौर पे इंटरव्यू दिया, और उसके बाद रात को वो कत्ल हो गया। ये तो तफ्तीश होगी, ये तो पता चलेगा कि किसने मारा है। फिर भी पुरजोर मजामत करते हैं, और दुआ गो है कि अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान कोई अच्छा हुक्मरान दे, कोई अच्छे लोग आए, कोई अवाम की सोचें, कोई वहाँ के रहने वाले लोगों की सोचें, जो अपने ऊपर तो लगाते हैं, कम अज कम 2 वक्त की रोटी मुल्क के पाकिस्तान लोगों को मिलनी चाहिए। फारूक भाई चलो मकान तो नहीं दे सकते, ट्रेनें जहाज नहीं दे सकते, कम अज कम 2 वक्त की रोटी तो देनी चाहिए। बिल्कुल वो देनी चाहिए। अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। मेरी बात सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया फारूक भाई, अल्लाह आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। थैंक यू सर। खुदा हाफिज। मौला अली मदद इश्तियाक भट्ट साहब से हमारे साथ थे। जी मौसी भाई।
मूसिफ भाई से राब्ता दोबारा फ्रीज है, तो कोई बात नहीं नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि जो बेनज़ीर साहिबा की सालगिरह से मुतालिक जो बयानात आए, उनके कत्ल के हवाले से यकीनन एक शख्सियत की बात होगी और वो कत्ल हो चुके होंगे, तो फिर उस पर भी बात होगी। खालिद शहनशाह के वो जेस्चर्स और ये सारी चीज़ें हम बार बार इस पे बात करते रहे हैं, चाहे उनकी बरसी हो, उनका जो विलादत का दिन हो। और बिलावल साहब ने जो कहा कि अक्सर जो अख्तियारात हैं वो सिंध को नहीं दिए गए, इस वजह से गवर्नेंस के मसले रहेंगे। तो अख्तियारात का मामला, और ये अगर ये मामला अगर हम इसको सही भी करार दें, हालांकि 18वीं तरमीम के बाद अख्तियारात जो हैं वो काफी हद तक सूबों के पास पहुंच चुके हैं। तो अख्तियारात तो है कि 1900 आपके पास पैसे नहीं मिल रहे, या वो एक तनाजा रहता है कि जी हमें इतने पैसे मिलने चाहिए थे, इतने दिए गए हैं, ये तनाजा हो सकता है अख्तियारात का। लेकिन जब आपकी जेब में 1900 अरब आ गया है, उसको आपने कहाँ खर्च किया, ये तो अख्तियारात के ना होने का कोई एक ऐसा जवाब नहीं है कि जिसको जस्टिफाई किया जा सके। इस पे बिलावल साहब जो हैं या पूरी सिंध हुकूमत जो है, इस पे हमेशा सवालिया निशान उठता है। और इसी वजह से आप और हम सब ये जानते हैं कि पीडीएम की इस्तीफे ना देने की एक वजह यही बनी थी कि जो सिंध या सिंध के अंदर जो अख्तियारात हैं या जो उसके वसाइल हैं, ये जो एक हिस्सा 18वीं तरमीम के बाद सिंध को मिलता है, तो कम अज कम उससे भी हम अपना हाथ ना धो बैठे। तो ये एक वजूहात है, और उसके बारे में सियासी जमातें जो उनके ओपोनेंट्स वो तो है ही हैं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी इस किस्म की बातें हुई हैं। और आपने पिछले दिनों बल्दिया टाउन में वहां पे जो हमला हुआ, या जो वहां पे अलीहदगी पसंदियों की तरफ से जो नारेबाजी की गई, उस बारे में भी ये कहा गया कि ये जो मामला है वो सिंध हुकूमत की आशीर्वाद के बगैर नहीं हो सकता था। तो ये बहुत से सवालात वहां उठाए गए हैं। और एक जरदारी साहब ने भी कहा बिलावल साहब की सियासत से मुतालिक कि वो अपनी मौज में आगे बढ़ रहे हैं। यानी बिलावल साहब जो हैं वो एक माशाल्लाह नौजवान हैं, और वो अपने जो उनका जी चाहता है वो अपनी मौज में आगे बढ़ रहे हैं, तो उनको बढ़ने दिया जाए। यानी जो भी वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। तो पिछले दिनों उनके ऊपर ये भी कौमी असम्बली में तनकीद की गई कि खुद जो 1 रुपया जिन्होंने खुद से अपने कमाई का अपनी जिंदगी में हासिल नहीं किया, तो वो कैसे एतराज कर सकते हैं किसी के ऊपर कि ये बजट ठीक है या गलत है। तो ये उनके जो मुखालफीन है वो इससे बात करते रहते हैं, लेकिन बहुत से सवालात यकीनन सिंध हुकूमत के ऊपर उठाए जाते हैं, जिनका जवाब जो है ना उनके स्पोक्समैन के पास है, ना उनकी पार्टी लीडरशिप के पास है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फरूक भाई, जनाब पहले सच कर रहा है जी, मेहरबानी भट्ट साहब। तो आपने उनको छुट्टी करा दी है, चले गए हैं आप जी हमारे जी जी, मूसवी साहब का कुछ नेट का मसला है, तो वो इंशाल्लाह फिर आते हैं हमारे साथ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मोस्ट वेलकम जी जी बहुत प्यारे भाई हैं जी आप भी। तो जी बजट की आपने बात की है, ये तो कीड़े निकालते रहेंगे। बजट अच्छा भी हो, बुरा भी हो, अपोजिशन काम है उसका, सारा भी हो, उसमें गरीबों की बेहतरी की बेटरमेंट ऑफ दी पोर पीपल वो भी हो, लेकिन फिर नुकते जरूर निकालने इन्होंने कोई ना कोई कि जो लोग दोनों को लगी रहे, बस हम लोग मतनफर हो जाए गवर्नमेंट, मौजूदा गवर्नमेंट से, और हमारा के साथ शुरू हो जाए उठने का दबाना। तो मैं किसी की पार्टी की हिमायत नहीं करता, सब पार्टियां एक मेरे नजर में सब एक है, लेकिन ये जो बच्चा हमारा नया जो उठा है अभी 16 साल का 17 साल का बिलावल, साथ में 2-4 दफा मुलाकात हुई थी, इसके साथ बात गपशप हुई थी। अच्छा, तो ये तो उर्दू नहीं जानता, तो पंजाबी नहीं जानता, 25-30 के लगभग है अभी तो। जी, अभी तो 30 के लगभग होगा बिलावल शायद। 30 लाख होगा, चले जी हाँ, अभी तो प्राइम मिनिस्टर के लिए उसके नाम आ रहा है। अच्छा चले, और सियासी वसीरत कहाँ से आएगी? अच्छा, वालिद साहब से हासिल कर रहे हैं वो। वसारत कहाँ से आएगी, वसीरत कहाँ से आएगी? अपने वालिद साहब से ले रहे हैं वो सारे जो गुर हैं इस पाकिस्तानी सियासत की, उन्होंने खूब लुटाया। मैं आप बात करूंगा, मैं मोहरा कायनात जो मुझे बताइए, मैं हमेशा रेफरेंस देता हूँ। ये जो लूटा है उसने वो ही लूटना शुरू कर देगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा जी। मेरे भाई जितने भी है ना, वो मैं मुखालिफ नहीं किसी पार्टी का, लेकिन मैं हक की बात करता हूँ। स्विट्जरलैंड के पैसे जो है नवाज शरीफ के अंदर है, पैसे भाई के वापस आएंगे, कब आएंगे, या खुलाई कब आएंगे, ये मेरा सवाल है। और मैं अभी मैं चंद कलमात कहूँ अगर आप चाहते हैं मेरे भाई आगे आगा साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी, बात चली गई है? जी जी, आपकी आवाज पहुंच गई जी। अच्छा जी,
وطن عزیز کے سیاسی حالات کے تناظر میں چند کلمات اور آخر میں ایک سوال کرنے کی اجازت کروں گا. آغا صاحب سے سوال کروں گا جی میں. جی ضرور. ہمارے ملک کے سیاسی اور مذہبی لیڈران، مجموعی بات کرتا ہوں میں، مجموعی بات کروں گا، صبح و شام ایک دوسرے پر منفی تنقید اور الزامات کی بچھاڑ لگانے میں مصروف رہتے ہیں یا لگے رہتے ہیں. ان کو اور کوئی نہیں ہوتا. ٹھیک. غربت کے مارے لوگوں سے جھوٹی ہمدردیاں اور بلند بانگ دعوے، ان کے پاس کوئی منشور، نہ کوئی ان کے پاس آئیڈیالوجی، نہ کوئی فارمیٹ، وہی پرانے نعرے اور پاکستان کے اعلیٰ ایوان کی بے حرمتی، بلڈر بازی، مچھلی منڈی بننا لاہور والی بنا رکھی ہے. نیز اخلاق سے گیری حرکات کا مظاہرہ کرنا. اب ان لیڈروں کی تربیت کون کرے گا؟ یہ میرا سوال ہوگا ہمارے پیارے بھائی آغا صاحب سے. صحیح ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. کیونکہ لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ وہ عوام کی تربیت کرے، لیکن یقیناً جب لیڈرز کی تربیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ کون کرے گا؟ کوئی قانون ہے یا کوئی ایسا کام؟ جی موسی بھائی، اب فی الحال بے نظیر صاحبہ کی سالگرہ، بلاول صاحب اور زرداری صاحب مجموعی بات کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کا بھی سوال تھا اور اشتیاق بٹ بھائی بھی تھے، اور ان تمام چیزوں کو اگر شامل کر ایک ساتھ ہی اس کا جواب دے دیتے تاکہ آگے بڑھیں تیزی سے. یہ جو شدت پسندی ہے، چاہے وہ نظریاتی حساب سے سیاسی حوالے سے ہو یا مذہبی حوالے سے ہو، جب تک یہ شدت پسندی یہ ہماری ذہنی پسماندگی کی علامت ہے، یہ ہماری جو گھٹن کی عکاس ہے کہ ہمارا معاشرہ کس قدر گھٹا ہوا ہے، کہ ذرا سی بات پہ آپ دیکھیں گے لوگ جو ہے وہ ٹالریٹ نہیں کرتے آپ کی بات سننے، یعنی سننے تک کے ان کے اندر حوصلہ نہیں ہے. آپ چاہے مذہبی حوالے سے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر لیں، وہ آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، اور اسی کا شاخسانہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے قتل ہوتے ہیں. یہی چیز سیاست میں ہے کہ وہ جو بس ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہیں، اور وہ کسی کو سننے کو تیار نہیں ہوتے. اس میں اگر ہم دیکھیں، اور ہم نے پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے یورپ کے اندر کتنی لڑائی ہوئی ہے، کتنی جنگیں ہوئی ہیں. بالآخر جب انہوں نے ترقی کرنا چاہی تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ شدت پسندی کو کنٹرول کیا، اس کو ختم کیا، قانون کی حکمرانی کی. یہاں بھی وہی انسان ہے، کوئی پاکستان میں اور یہاں لوگوں میں فرق نہیں ہے، یہ انسان سب ایک جیسے ہیں. فرق یہ ہے کہ یہ قانون کی حکمرانی کر دی. شدت ایک چیز سمجھا دی کہ دوسرے کی رائے کا احترام ہونا چاہیے، دوسرے کی کو بھی بولنے کی آزادی ہونی چاہیے، مگر دوسرا مہذب انداز میں گفتگو کرے. تو اب کتنے ہی اختلاف ہو، سب ایک دوسرے کی بات کو ٹالریٹ کرتے ہیں، سنتے ہیں. یہ چیز بنیاد بنی اور سبب بنی کہ ان کے معاشرے نے ترقی کی. ہم اسی چیز کو مسنگ کر رہے ہیں. ہم بات کے اوپر مثال دیتے ہیں جاہلیت عرب کی، کہ یہ اسلام آنے سے پہلے بات پہ جنگیں ہوتی تھی، خون بہتا تھا. تو میں سوال کروں گا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ اس جاہلیت کے زمانے کی مثال دے رہے ہیں، ہمارا معاشرہ تو اس کا عین عکاس ہے. آپ دوسرے کسی فرقے کی بات کو، کسی دوسرے پوائنٹ آف ویو کو سنتے ہی نہیں. آپ تو فوراً کہتے ہیں کہ جی کافر ہو گیا، فلاں ہو گیا، واجب قتل ہو گیا، معاملہ ختم. تو یہ جو شدت پسندی، اس کے دو نقصان ہیں. تو آپ کا معاشرہ کبھی ترقی نہیں کرے گا. دوسرے، آپ کی آئندہ جو نسلیں ہیں، چونکہ اب گھٹن کا ماحول اتنا نہیں ہے، کیونکہ اب انٹرنیٹ بھی ہے، اس پر سے وہ دیکھیں گے، پڑھیں گے. جب آپ کا رویہ اتنا مشددہ نانا دیکھیں گے، اس کے اندر سے کوئی انسانیت نظر نہیں آئے گی، تو کیا ہو رہا ہے؟ لوگ دین چھوڑ رہے ہیں، لوگ دین سے بیزار ہو رہے ہیں، لوگ اپنے وطن آبائی جگہوں سے بیزار ہو رہے ہیں، لوگ ہجرتیں کر رہے ہیں، لوگ جان چھڑا رہے ہیں. تو صحیح ہے. چلیں، لگتا دوبارہ ان کا معاملہ ہوا ہے. تو بہت اچھا پوائنٹ موسی بھائی آپ نے واقعی یہ دیا کہ جو ٹالرنس ہے، یا جو ایک ہمارے اندر برداشت کا جو مادہ ہے، وہ بالکل ختم ہونے کے برابر ہے. مذہبی طور پہ یا آپ کا کسی ایک طرف اگر آپ کا فرقہ ہے تو آپ دوسرے کی بات برداشت نہیں کر سکتے. اور یہی حال ہمارے یہاں سیاسی لگاؤ کا بھی ہے. سیاسی پارٹیاں آپس میں، بلکہ ان کے رہنما جب اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے میثاق بھی ہو جاتے ہیں، ان کے الحاق بھی ہو جاتے ہیں، ان کے سارے جو ہیں وہ اگر مفاد ملتے ہوں تو مفاہمت بھی ہو جاتی ہے. لیکن نیچے جب عام لوگوں کو آپس میں پھاڑ کے رکھا ہو تو ان کا آپس میں ملنا وہ زیادہ مشکل نظر آتا ہے، کہ وہ اتنے زیادہ دور ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کا آپس میں
दोबारा प्यार और मोहब्बत का वापस मामला होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें यकीनन अब अवाम ही को थोड़ा सा अपना शऊर इस्तेमाल करना चाहिए कि वो सिर्फ सियासी मुखालफत की वजह से या पार्टी की एक दूसरी पार्टी से मुखालफत की वजह से आपस के जो ताल्लुकात हैं वो उनको खत्म ना करें। आप भी कुछ अपने रहनुमाओं से सीखें, हमें भी अपने रहनुमाओं से वो सीखना चाहिए कि किस तरह से वक्ती तौर पे कोई भाई बहन बन जाए, भाई भाई बन जाए, और जब मौका हाथ से गुजर जाए और उसके बाद फिर जब वोट लेने हो तो फिर एक दूसरे की दुश्मनी पे उतर आए। तो ये चीजें आवाम को खुद सीखना चाहिए, और माजी सबसे बेहतरीन सबक देने वाला होता है। जब आप अपने माजी से या तारीख से कुछ नहीं सीखेंगे तो मुस्तकबिल में भी आप उसी तरह उनके झांसे में आते रहेंगे। हमारे साथ एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। फरूक भाई, अहमद बोल रहा हूँ जर्मनी से। जी अहमद साहब, शुक्रिया। असल में डिस्कनेक्ट रहा हूँ कि रिपेयरमेंट लगी हुई घर की, तो इस वजह से टेलीविजन जो है ना उतारा हुआ है। ठीक है, तो मैं अभी प्रोग्राम मुझे पता था इस वक्त शुरू हो गया। जी जी, तो मैंने कहा चलो मैं कॉल कर लूँ। सही है, तो सही है। आज क्योंकि होता है अपना न्यूज एंड व्यूज की। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कौन है मेहमान आए? हमारे साथ आगा सैयद अली मूसवी हैं, मंडे को होते हैं, और उनका भी थोड़ा सा आप ही की तरह हाल है, उनका भी नेट का मसला है। जी और मगर साहब, मेजर शबीर साहब सब आ रहे हैं? जी जी, सब आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं अपने अपने दिनों में। हाँ, तो आजकल तो खुली छुट्टी मिली होगी मेरे जो दोस्त है नकवी साहब को, जो मर्जी बोले आके। नहीं नहीं, वो आपको भी छुट्टी है सर, उनको भी छुट्टी, हर किसी को छुट्टी है। अच्छा, तो पाकिस्तान में तो वो तो चाहे वो मौलवी अजीज रहमान जो है उसने, जी हाँ, वो तो उससे बात करते हैं। वैसे जो है सजा सख्त होनी चाहिए इन लोगों को, ताकि एक तो मुल्क का बेड़ा गर्क इन्होंने दीनी लिहाज से किया हुआ है, मुल्ला सूल है। जी हाँ। और आज का जो करंट क्या इशू आप लेके आए हैं? आज आपकी बेहतरीन जो पसंदीदा पार्टी पीपल्स पार्टी बेनजीर साहिबा की सालगिरह थी, कुछ बयानात आए बिलावल साहब के। उन्होंने कहा कि 1900 अरब रुपया वो हम तलाश कर रहे हैं कि सिंध में कहाँ लगा है, और जरदारी साहब ने फरमाया है कि वो मौज कर रहे हैं, बिलावल साहब उनको मौज करने दें। तो ये कुछ शोर मचाए, शोर अपनी चारपाई के नीचे अगर ठंडा फेरे तो वो पता लग जाएगा पैसा कहाँ गया है। बिल्कुल सही। 10,000 एकड़ जमीन सारा जो मिले बन गई है, जी हाँ, वो इसको चाहिए सबसे पहले करीब ढूंढना चाहिए, कि पूछना चाहिए कि ये वो जो डाकू का बेटा था ना एक, सही। तो उसने कहा कि चला मैं तुझे काम सिखाऊं। जब वो लेके गया साथ, तो उसने कहा वो जो कोठी जिस पर लाइट जल रही है ना, मैंने 7 दफा लूटी है। अच्छा। बात खत्म। उसने कहा कि फिर बाबा मैं घर जा रहा हूँ वापस। कहता क्यों? हाँ। कहता अगर वो 7 दफा तो लूटी तो उसकी लाइट अब जा रही, तो हमारे घर की तो आप भी नहीं जा रही। हाँ। ये जो बिलावल कह रहा है ना, जी जी, वो उस डाकू के बच्चे की तरह ये इसका भी हाल। ठीक है, ठीक है, आपकी राय है सर। नहीं चलनी बेशक जितना मर्जी वो 7 दफा लूट ले मुल्क को। और मेरा ख्याल है आपको जवाब मिल गया। मिल गया जी, मिल गया, बिल्कुल सही है सर। बहुत शुक्रिया साहब आपकी कॉल का। तो नाज़रीन, यकीनन बहुत सी सवालात के जवाबात अगर कोई देना भी चाहे, लेकिन कुछ जवाब जो हैं वो रियलिटी दे रही होती है, जो हकीकत है, जमीनी हकायक जो हैं वो आपको बता रहे होते हैं कि असल में हकीकत क्या है। अगर तो यकीनन कोई जो रुपया जो मुख्तस किया गया किसी भी सूबे में, आज परवेज खटक साहब जो साबिक वजीर आला हैं, उन्होंने मिसाल दीजिए 5 साल उनका दौरे हुकूमत और 3 साल जो इस वक्त महमूद साहब का हुकूमत है, दौरे हुकूमत है, उसमें आप कोई कच्चा मकान वहां पे दिखा दे तो शायद अब न्यूज चैनल्स वाले भाग रहे होंगे। कई कच्चे मकान वहां पे एबटाबाद, कोहाट वगैरह में आप देख सकते हैं, या बल्कि पेशावर में जो खस्ता हाली है, गर्दो गुबार है, या जो भूख है वहां पे। तो एक अजीब परवेज खटक साहब का वो बयान था कि जी अब तो बहुत ज्यादा खुशहाली आ गई है, और वही साहब उन्होंने सिंध हुकूमत में या उसको चलाने वाले अमूमन हमें ये पोर्ट्रे करने की कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा है, सब ठीक हो रहा है, लेकिन जमीनी हकायक जो हैं वो उससे बिल्कुल बिल्कुल उसके मुखालिफ हैं, बिल्कुल उसके अलग हैं। तो जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे भाई आपकी तस्वीर फ्रीज क्यों है? फिलहाल आपकी आवाज तो आ रही है। जी जी, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, ऑडियो हम आपकी लेंगे, बिल्कुल सही, जी, ऑडियो बिल्कुल मैं सही। आपके साथ हूँ। तो यही, चले एक और कॉलर शामिल कर लें, उसके बाद फिर चलें। अब आप हमारे साथ किसी न किसी तरीके से तो है। अस्सलाम वालेकुम। भाई, मैं मालिक के साहब भट्ट साहब, जी जी, माशाल्लाह। अरे पहले जो अभी हमारे पर बात कर रहे थे अहमद साहब, जी जी, बहुत प्यारी बातें करते हैं, बहुत आई लाइक टू मच। ठीक है। और ये हकीकत बयान करते हैं और भाग जाते हैं।
हाँ बिल्कुल सही हकीकत बयान करते हैं और सच बोलते हैं आप कि ये जो मौलवियों ने सिलसिला शुरू कर रखा है चंद उलमाए हक को नकात के, सही आपकी नहीं बात कर रहा मैं, सही सही इन्होंने मजाक बना रखा है, काबा बना रखा है मुशादत को, खुदारा इनसे बचिए। ठीक है आप मुझे दोबारा इसलिए मैं आना पड़ा कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ वसीयत, सही 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 ये पैसा दो, ये करना है, ये करना, बस पैसा जो तुम लोगों ने खाया है, जो पीपल पार्टी वालों ने खाया है, पहले का हिसाब तो दो। स्विट्जरलैंड वो तो पहले दो, फिर बात हम साथ बैठ के करेंगे। ठीक है और अवाम का मजाज, और आज मैं सच बात बता दो फरूक भाई, मेरे बड़े भाई हैं आप, जी जी सभी शोका महफल को मैं अर्ज करता हूँ कि अवाम का मजाज जो है ना, या अखलाक, इन सियासी लीडरों ने खराब किया हुआ है। ठीक 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 गंदी गाली निकालना, नजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना, ना कोई ये पंजाबी कल्चर है ना अरे जुबान का कोई कल्चर है गंदियां निकालना। ये कल्चर किसी का कल्चर है, मुसलमान का कोई कल्चर तलवाता नहीं इससे। सिर्फ और सिर्फ इनको गंदी गालियों की तरबियत बचपन से दी गई है, इसलिए वो तरबियत याफ्ता है। सही सही जैसे कहते हैं तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर, वो याफ्ता तो हमारे मुल्क हो गए ना, जो हम रह रहे हैं, जो फ्रांस वाले और इंग्लैंड वाले, यूरोप वाले, तो हमारा तरक्की पजीर मुल्क है। हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, इनको बस डंडा चढ़ेगा, ठीक हो जाएगा, और कोई इसका हल नहीं है, डंडा हल है। आप इनको आपको बदलिए। आई मीन टू से इनको थोड़ी सख्ती करनी पड़ेगी, इनको इस्लाह दुरुस्त करना पड़ेगा। आगे बात। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब आपकी कॉल का। और यकीनन ये सिस्टम ठीक करने के लिए अगर कोई करना चाहे, मूसी भाई क्या फरमाएंगे कि सिस्टम ठीक करने के लिए तो बहुत काम करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। सिस्टम ठीक करना कोई मसला नहीं है, करना चाहे तो, करना ही नहीं चाहते, नियत होनी चाहिए, करना ही नहीं चाहते ना। सिस्टम ठीक करेंगे तो करप्शन कहाँ से करेंगे? सिस्टम ठीक करेंगे, सारा डिजिटाइज कर देंगे तो खाएंगे फिर कैसे? जो भत्ते मांगे जा रहे हैं बड़े बड़े और करोड़ों अरबों की बात हो रही है, फिर तो आपको 70-80 हजार लाख रुपए की नौकरी पे घर जाना पड़ेगा। अभी आप देखें जिनकी 70-70 हजार रुपए तनख्वाहें हैं, उन्होंने दुबई जो है वो अरबों रुपए मुंतकिल किए हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो ये सब थोड़ी होगा फिर, तो वो चाहता ही नहीं। इसी वजह से वो, क्योंकि इसी सिस्टम के बेनिफिशियरी जो चंद लोग हैं, यकीनन वो ठीक नहीं करना चाह रहे होंगे। मेरिट जो है या खजाने की अगर लूट खसूट सही एहतसाब हो जाए तो फिर यकीनन आपको इस किस्म का जो हाथ मारना है खजाने का वो तो नामुमकिन होगा। तो इसीलिए वो उनको ये टूटा हुआ, ये जो इस किस्म का लूला लंगड़ा जो सिस्टम है, ये इनको सूट करता है। तो देखिए, मैंने पिछले शो में कहा था कि आपको मालूम है कि आपके एरिया का एसएचओ कौन है? आपको आज तक नहीं मालूम होगा। बिल्कुल सही, ठीक है ना? तो क्यों? इसकी वजह ये सिस्टम है, एक सिस्टम है, एक पूरा उसका एक निजाम है और उसके तहत चल रहा है। वहां पर सिस्टम बनने दिया नहीं जाता। इसीलिए जब आदमी जाएगा एफआईआर कटवाने की बात करेगा तो कहेंगे 3-4 लाख दो तो एफआईआर काट दे। ठीक है, फिर किसके खिलाफ काट रहे हो उसका स्टेटस देखेंगे, कहीं मुसीबत उल्टी गले ना पड़ जाए। तो सिस्टम बनने देते ही नहीं, वरना ये सारी जो लाखों और करोड़ों का रोज का मामला है ये बंद हो जाएगा। बेशक बेशक, बिल्कुल सही। जी हाँ। और नाज़रीन, कुछ जो कौमी असम्बली में जो मारा मारी रही पिछले दिनों वो भी आपने देखी, फिर बलोचिस्तान असम्बली के हवाले से भी आपने देखा होगा। और आज वहाँ पे अपोजिशन जो लोग थे उन्होंने अपनी गिरफ्तारियां देने की कोशिश की है, बल्कि दे भी दी है। और बलोचिस्तान असम्बली में इस किस्म की ये सब जो लड़ाइयां हैं, ये आपस में इनकी लड़ाइयां अवाम के हकूक के लिए नहीं है, ये आपस में बंदरबाट की, ये आपस में जब आप जो तय करते हैं वो ना मिले तो ये इनकी आपस की लड़ाइयां हैं। तो ये बलोचिस्तान में भी लड़ाई, खासतौर पे बलोचिस्तान के वसाइल और या चंद लोगों को अगर कठपुतली के तौर पे वहां पे लाया जाता है, कोई वजीर आला है, कोई इवन हम पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके कि बड़े कुछ ओहदे देके जी, वजीर आजम जमाली साहब आए थे तो जी बलोचिस्तान का वजीर आजम आ गया, आप डिप्टी स्पीकर हैं सूरी साहब, या कुछ ऐसे और ओहदे आ गए तो कहा जाता है कि बलोचिस्तान को भी नुमाइंदगी मिल गई है। तो ये तो एक शख्स की नुमाइंदगी है, किसी एक सरदार की नुमाइंदगी है, ये आम जो वहां पे एक बलोच है उस बेचारे की नुमाइंदगी नहीं है। तो ये दहाइयों से जो बलोचिस्तान में मामला चल रहे हैं, ये एक और वहां का अलमिया है और इस पर भी
बहुत कुछ करने की जरूरत है, लेकिन जैसे मौसी भाई आपने कहा कि अगर कुछ ठीक अच्छा, करना चाहिए और एक तब। चीज की जी। तरफ मैं और जी जी निशानदेही करना चाहूंगा जो बहुत अहम है फारूक भाई, बहुत जी जी ही प्लीज। अहम है, क्योंकि बार बार मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो रहा था, मैं नहीं कर सका वो बात। तो कोई मसला वो नहीं। बहुत ज़रूरी बात है कि इस हाँ वक्त हाँ। देखें, एक बाकायदा अगर आप गौर करें कि जो कराची को तबाह किया गया है, क्या हम्म, ये मामला छोटा मामला है? क्या ये एक मामला मुल्क सुबाइयत ही है? तबाह किया गया, नहीं नहीं, ये ये मुल्क तबाह मामला करने की वजह बराबर। इंटरनेशनल, इसमें पूरी इंटरनेशनल बड़ी ताकतें उनके इन्वॉल्व होने के इशारे मिलते हैं। पाकिस्तान को 70% रेवेन्यू जनरेट कर कर कराची देता है, सही। ठीक है। कराची को माशी हब पाकिस्तान का खत्म कर देना, रीढ़ की हड्डी खत्म कर देनी, ये पाकिस्तान के खिलाफ जो एक होता है, एक बगावत की शक्ल होती है और एक होता है स्लो पॉइजन। ये स्लो पॉइजन दिया जा रहा है और आराम आराम से दिया गया है। 15-20 साल इसके लिए मुख्तस किए गए, जिसमें वो उन्होंने कामयाबी के साथ इसमें अपना काम किया है। उसके बाद फिर आपने रैली देखी है कि लोग आए हैं लाखों की तादाद में। उन बेचारों को भी, मैं उनके खिलाफ बात नहीं कर रहा हूँ, कोई ये ना समझे मैं सुबाइयत की बात कर रहा हूँ या किसी अपने किसी सिंधी भाई के अगेंस्ट बात कर रहा हूँ, हरगिज नहीं कर रहा। मैं उनके साथ हूँ, हर मजलूम के साथ हूँ। बात ये उनको बेचारों को ये सिखाकर लाए कि तुम्हारे हुकूक गसब हो गए, आओ चलो चल के छीन लो, हाथ डाल दो, हंगामा करो। उन गरीबों को यही नहीं मालूम कि हमारे हमारे हुकूक खाए किसने हैं और ऐश कौन कर रहा है। अगर इसको जाकर देखना है, गनी खुदा पर जाएं और मज़ारात देखें और जिंदा लोगों के घर देखें, आपको अंदाजा हो जाएगा। तो ये बाकायदा एक तबके को महरूम रख के ये काम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ से बड़ी ताकतों के इशारे पर आपका जो पूरा मुल्क चलाता है उस शहर को वीरान किया जा रहा है। ये बहुत अहम है, और इस वक्त एमकेएम भी जल्दी पर अपना हिस्सा डाल रही है। उनकी सियासत चूंकि फेल हो चुकी है, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी जरूरत के साथ ये बात करूंगा कि वो इस वक्त सिंधी और महाजिर काट करके खेल कर और उसमें लोगों को मरवाने की अपनी मजमूम कोशिश कर रहे हैं। लोग होशियार रहें, बिल्कुल लोग बिल्कुल। होशियार रहें और इसका हिस्सा ना बने। बिल्कुल ना सिंधी महाजिरों के खिलाफ खड़े हों, ना महाजिर सिंधियों के खिलाफ खड़े हों, क्योंकि इसमें नुकसान पूरे पाकिस्तान का है और मुसलमानों का है और आपस में गौरबा का है। तो इनसे, इन लोगों से होशियार रहें जो आपको साल साल से सिर्फ मरवाते चले आए। ये बहुत अहम बिल्कुल। बात थी जो मैंने कोशिश की कि ये मैं डिलीवर करूं अपने लोगों तक, क्योंकि इस वक्त सिंधी महाजिर ये सब काट खेलने की कोशिश की जा रही है। जिनकी सियासतें खत्म हो गई हैं वो तासुब की सियासत कर रहे हैं। तो ये जो है ना, जी हाँ। ये 19 अरब कहाँ गए, 90 अरब कहाँ गए, फला कहाँ गए, ये कहीं नहीं गए। ये पूरे बैनुल अक़वामी हुकूमतों के इशारों के ऊपर खत्म किया गया है। अगर कराची बैठ गया तो पूरे पाकिस्तान में गुर्बत आम हो जाएगी। ये बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ जो है वो ये पाकिस्तान की पेट में खंजर मारा गया है। इसमें ना एमकेएम का मामला है, ना महाजिर, ना सिंधी, ना कुछ नहीं। ये इंटरनेशनल गेम है, होशियार रहने की जरूरत है। बिल्कुल सही, तो बिल्कुल जहां सही। तक मेरी आवाज जाए, जहां तक मेरी आवाज जाए, मैं होशियार करना चाहता हूँ, अपना हिस्सा इसमें, अपना फर्ज डालना चाहता हूँ। बाकी जो खुदा की मर्जी है वो इंशाल्लाह जरूर होगा। बिल्कुल सही। बस यकीनन होशियार करने के लिए, जैसे अब हम बात कर रहे थे कि माजी में भी इस किस्म के नारों को इस्तेमाल करके लोगों ने अपनी हुकूमतें की हैं। अब एमक्यूएम की अगर हम बात करें, एक बहुत एक अच्छे रीजन की वजह से वहां पर, क्योंकि एक तबके को वहां पे हकूक नहीं मिल रहे थे, उस जमात का बनना जो है वो गलत नहीं था। लेकिन जिस तरह से फिर उसी जमात के या आम वोटों को इस्तेमाल करके चंद लोगों ने जो फायदा उठाया है, वो तो एक बहुत ज्यादा मायूसी वहां पर बजाय फायदा देने के, कराची के जो हालात हैं या सिंध में जो हालात थे, अगर बैलेंस होने की बजाय वो तो और ज्यादा बिगड़ गए हैं। और अब बिल्कुल बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। और अब ये जो जाली एक वहां पे आपने देखा कि मैंडेट दिया गया पीटीआई को, सिंध में शायद 16 के 12 एमएनए है वहां पे, और बावडा साहब की निशिस्त पे आपने देख लिया, वहां पे बाद में बल्दियाती इलेक्शन में देख लिया। तो इस किस्म के अगर मसनूई वहां पे सिलसिला जारी रहेगा, और वहां पे जो अमूमी सिंध के अंदर जो आपने देखा कि जो हुक्मरान पीपल्स पार्टी है, तो उसका जो एक रवैया है, तो ये नुकसान यकीनन वहां पे कराची रहने वालों को है। और ये सिर्फ कराची का नहीं है, ये पाकिस्तान का पूरा नुकसान है। तो इस पर अगर आप कंप्लीट करना चाहें, या मैं जो एक मदरसे के जो मामलात हैं उस पर बात करना चाहेंगे। जी मुझसे जी भाई। जी जी, आप जी जी बिस्मिल्लाह। अब देखिए, मैंने जो इशारा किया वो बाकायदा देखें, आप इस वक्त देख रहे हैं एमकेएम को जिस तरह मैंडेट मिला, वो आए, अब उनसे अगर सवाल पूछा जाए कि आपने क्या किया,
آپ نے وہاں پر کیا کام کیا؟ جو لوگوں کو جو فیکٹری کے اندر زندہ جلانے تک کا تو آپ کے اوپر الزام ہے، ٹھیک ہے؟ عباس ٹاؤن کے اندر دھماکے ہوئے، کیا کچھ نہیں ہوا، وہاں پر لوگوں کو ڈلیور نہیں کیا گیا، بوری بند لاشیں، خوف کا ماحول، پھر MKM کے اب 10 ٹکڑے ہوئے ہوئے ہیں اور وہ اس کو سنبھالنے کے لیے اب کیا کر رہے ہیں؟ اب وہ سندھی مہاجر لڑانے کی ایک بہترین کارڈ ہے ان کے پاس کہ اس کو کھیلیں۔ ادھر بالکل انٹیریئر سندھ میں کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پر بھی بیرونی اشاروں کے اوپر یہی کام ہو رہا ہے۔ وہاں پر غریب مزدور سندھی کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارا حق جو ہے وہ مہاجروں نے چھین لیا۔ ارے بھائی، جس نے انڈسٹری ڈالی ہے، جو پیسہ لے کر آیا ہے، جس نے لگایا ہے، وہ اس نے تو انویسٹ کیا ہے، اس کو غلط بتایا جا رہا ہے۔ ان کو یہ نہیں بتایا جاتا، یہ شعور نہیں دلوایا جاتا کہ تمہارے یہ جو ایک جماعت مسلسل تم پر سالہ سال کی حکمرانی کر رہی ہے، ذرا اس سے پوچھو کہ اس نے کتنے ہاسپٹل بنائے۔ میں سوال کرتا ہوں، جب 7 کے اندر دھماکہ ہوا تھا تو وہاں پر لاشوں کی باقیات کو نالے کے اندر پھینک دیا گیا تھا، کیوں وہاں پر ہاسپٹل نہیں تھا؟ کیا وہاں پر ہاسپٹل بنانے سے MKM نے روکا تھا؟ وہاں پر جی ہاسپٹل بنانے سے مسلم لیگ نواز نے روکا تھا؟ وہاں ہاسپٹل بنانے سے کس نے روکا تھا آخر؟ تو یہ اپنے نااہلی کو اور اپنی کرپشن کو دوسروں پر ڈالیں۔ تو یہاں پر جو جی سب سے اہم بات ہے، میں نہ MKM کی حمایت کر رہا ہوں نہ پیپلز پارٹی کی، میں نیوٹرل بات کر رہا ہوں کہ ایک پاکستانی، یہ غریب جس کو مروانے کے لیے اور یہ ساری جو ہے وہ اپنی دکانداری چلانے کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے اوپر جی ہوشیار رہیں، کسی کے لسانی نعروں میں، مذہبی نعروں میں ان چیزوں کے اوپر نہ آئیں۔ اس سے پاکستان کا نقصان ہے اور عوام کا نقصان ہے، عام سندھی کے باقی کا نقصان ہے۔ اور کراچی تو وہ تھا فاروق بھائی جہاں پورے پاکستان کا آدمی آپ کو ملتا تھا، جی ہر جگہ سے لوگ کمانے آتے تھے اور شہر میں اس نے سب کو ویلکم کیا۔ مگر آج انہوں نے بالکل ایک منظم سازش کے تحت اس معاشی حق کو پاکستان کے ایسا اجاڑا ہے کہ لوگ جو مقامی کراچی کے لوگ ہیں، میں کتنی فیملیوں کو جانتا ہوں جو لاہور اور اسلام آباد کمپلیٹلی شفٹ ہو گئے، جو رہنا چاہتے ہی نہیں، نہ انوائرمنٹ سوٹ کرتا ہے، نہ وہاں پر جو ہے وہ جابس ہیں، نہ یہ اجاڑا گیا ہے، اس کو وہ خود بخود نہیں اجڑا ہے۔ تو ان جی چیزوں کے اوپر غور کرنے کی ہماری قوم کو بڑی ضرورت ہے۔ اب کب شعور آئے گا بھائی؟ مطلب کوئی آپ کو شعور چمچوں سے نہیں کھلایا جاتا کہ منہ کھولے میں آپ کو کچھ فیڈ کر دوں، ایسے نہیں ہوتا۔ آپ صحیح نے ارد گرد دیکھیں، اس سے نصیحت حاصل کریں اور اپنے شعور میں اضافہ کریں۔ سالہ سال بالکل سے مروایا جا رہا ہے آپ کو اور آپ کو کچھ نہیں ملتا، تو ان تمام بالکل چیزوں کے اوپر غور کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے اس وقت۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں اور کچھ واقعات ناظرین، یا 2-3 روز سے ایک مدرسے کے جو معلم تھے، ان کی جو نازیبہ ویڈیوز، زیادتی کے جو واقعات کا جو یہ جو بڑھنا ہے، اور خاص طور پہ اس قسم کے واقعات جب کوئی دین کا لبادہ اوڑے کوئی شخص اگر کوئی کرتا ہے، چاہے چوری ہے یا زیادتی کے واقعات ہیں، اس کو یقیناً ایک اس افسوس کے ساتھ بھی دیکھا جاتا ہے کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جس نے دین کو عملی طور پہ لوگوں کے سامنے پورٹرے کرنا ہے، اچھے انداز سے پیش کرنا ہے۔ حالانکہ ہم نے دیکھ لیا کہ اب تو ججز کی جو ویڈیوز آ رہی ہیں، یا نیب چیئرمین کی جو ویڈیو ہے، جو پہلے جو لوگ ہمارے سیاستدان ہیں ان کی جو ویڈیوز، یا جو ان کے جو اخلاقی طور پہ جو پستیاں ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ لیکن اس طبقے کو زیادہ پور امید ہم کیوں ہیں کہ جیسے رہنماؤں کی بات ہو رہی ہے، یا جیسے جو معاشرے میں اصلاح کرنے کی جو ڈیوٹی ہے، اس حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو زیادہ توقعات ہمیں علماء کرام پہ ہوتی ہے، یا ان لوگوں پہ ہوتی ہے کہ جو دین کو اپنے اوپر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کی تبلیغ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ معاشرے میں کرنا ہے۔ تو جب اس قسم کی خبریں ہمیں ملتی ہیں تو اس کو زیادہ اچھالا بھی جاتا ہے۔ کچھ لوگ تو یقیناً علماء کرام کے حوالے سے ویسے ہی متنفر ہیں، وہ اس کو کیش کرواتے ہیں۔ لیکن اس ریالٹی کو بھی دبایا نہیں جا سکتا کہ ایسے واقعات جو ہیں وہ نہ روک پانا بھی وہ اپنی کمزوری بھی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر کمی کرنے کی صحیح معنوں میں علماء کرام جو علماء حقہ ہیں، یا صحیح معنوں میں باکردار لوگ ہیں، وہ کوشش کریں کہ اگر کسی جیسے امام خمینی کی جو بات ہم سنتے ہیں کہ جی یہ مولوی نے چوری نہیں کی ہے، مولانا نے چوری نہیں کی ہے، یہ چور نے مولانا کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ چوری تھا۔ تو اگر اس نظریے کو یا اس فارمولے کو اگر ہم دیکھیں تو ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا نہ صرف عام لوگوں کا بلکہ اس سے زیادہ کام ان علماء کرام کا ہے جو ان کو صحیح معنوں میں جانتے ہیں،
तो ये काम आसान हो सकता है। बहुत से उलमा कराम की तंजीमें हैं, यूनियंस हैं, वो एक दूसरे और मूसी भाई ये भी अलमिया है कि अगर एक शख्स को किसी एक मस्जिद से, एक मदरसे से किसी अखलाकी पस्ती की वजह से या चंदे की चोरी की वजह से निकाला जाता है, तो वो किसी दूसरे शहर में, किसी दूसरी मस्जिद में वो माशाल्लाह वही जो काम है सर अंजाम देना लग पड़ता है। तो क्या ही अच्छी बात है कि जो अगर एक बार ब्लैक लिस्ट हो जाए, कोई ऐसी एक तंजीम हो कि जो उसको पक्का पक्का ब्लैक लिस्ट कर दे ताकि वो किसी और जगह जाके इस किस्म की वारदात ना कर पाए। तो ये बहुत से इकदामात हैं जो हुकूमत के करने के तो हैं ही हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है और अहम जिम्मेदारी है वो खुद उलमा हक्का की है और बाकिरदार उलमा कराम की है कि वो अपने पूरे तबके के ऊपर इस किस्म के जब मामलात लगते हैं तो यकीन उनकी खुद की भी बदनामी होती है। तो इस बदनामी से बचने के लिए कुछ ऐसे इकदाम उनको करने चाहिए कि अगर कोई ऐसा बद किरदार कोई इंसान है, उसको एक जगह से निकाला जाता है, तो उसको ये ना हो कि वो किसी और जगह जाके किसी और इदारे में जाके वो सर अंजाम देना लग पड़े ये मामला। तो ये चीजें हैं, इसमें यकीनन बहुत बड़ी बहस है। बहुत से लोग इसका नाजायज फायदा भी उठाते हैं और बहुत से लोग जो हैं इसको सही मानों में हल तो करना चाहते हैं, लेकिन रास्ता नजर नहीं आता कि इसको कैसे हल किया जाए, डंडे से या ये अखलाक से। जी जी सादा सादा मामला है। देखिए ये आपकी पूरी सोसाइटी की पस्ती की अलामत है, जिसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूरी सोसाइटी में घुटन है। उसकी वजह ये कानून की अमलदारी नहीं। कोई दूसरे उलमा मुतालबा करें या ना करें, इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे कोई फर्क पड़ता है? कानून क्या कहता है, ताज़ीरात पाकिस्तान क्या कहती हैं, फर्क ये पड़ता है। अगर पाकिस्तान की ताज़ीरात उसको मुजरिम समझती हैं, उसकी सजा का तयन रखती हैं कि जो इस शख्स ये हरकत करे उसकी सजा ये होनी चाहिए, तो चाहे तमाम तर तबका हिमायत करे तब भी वो हुक्म उस पर लागू होगा। और अगर वो उसकी हिमायत ना भी करे तो भी उसके वो हुक्म लागू होगा। तो बात ये हो रही है कि जो हमारा कानूनी जो मुल्की कानून है वो उसकी जो है वो एप्लीकेशन है ही नहीं। वो गरीब के लिए तो है, ज़बरदस्त हर चीज़ सामने आ जाती है, मगर किसी माफिया के लिए, किसी पैसे वाले के लिए, किसी सियासी जाइंट के लिए वो हरकत नहीं करता। हम इस वक्त क्यों सोच रहे हैं कि सारे उलमा मिलकर इसकी मुखालिफत करें? भाई कानून करें ना, साबित हो गया, उसका मेडिकल करें, साबित हो गया उसने जुर्म किया है, ये तो खत्म मुझे हुई भाई बात। इसमें अब उसमें यकीनन उलमा हिमायत अगर करें या मुखालिफत करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो इखलाकी सही बात है, है कि लोगों को मुखालिफत करनी चाहिए। अगर नहीं भी कोई करें तब भी कानून अपना काम करे। कानून क्यों नहीं काम करता अपना? कानून को करना सवाल चाहिए, मेरा यहाँ बिल्कुल पर सही। ये है। लेकिन ये तो है इनफरादी, ये तो यकीनन जो वो एक खबर सामने आ गई, वो कानूनी तौर पे वो डीएनए और ये सारा कुछ प्रोसेस होगा, वो तो वो करेंगे, या वो आप आगे कानूनी कानूनी तौर पे जो उसके सिकुम है, ये सारे मामलात मुफ्ती कभी के हमने देख लिया, ये कत्ल की उनके ऊपर इल्जामात थे, लेकिन वो कैसे बच बचा के बाहर निकल आए और अब भी माशाल्लाह कभी किसी मॉडल के साथ उनका, और ये थप्पड़ खा रहे हैं, कहीं जूतियां खा रहे हैं। तो इस किस्म के जो जी हाँ। लोग हैं वो यकीनन सारे उलमा को बदनाम कर रहे हैं। तो मेरा जो कहने का, यकीनन जो कानून की अमलदारी है वो रियासत का, हुकूमत का काम है ही है, लेकिन जब खौफ खुदा इंफरादी तौर पे, फर्ज किया मैं किसी जंगल में हूं, यहाँ पर कोई कानून नहीं है, लेकिन अगर मेरे अंदर इंसानियत है तो मैं अपने ऊपर इंसानियत को जो है ना वो ही हावी रखूंगा। ये नहीं कि मेरे अंदर हैवान पैदा हो जाए, या वहां पर अगर कोई देख नहीं रहा, या कानून अगर उसमें मुख्तलिफ मसाइल हैं तो मैं हैवान बन जाऊं। तो अगर कोई बच्चा या बच्ची अगर आपके यहाँ कोई पढ़ने आ रही है, या कोई आप उसके ऊपर आपका अख्तियार कोई ना कोई है, तो इसका मतलब ये नहीं या कि आप कानून से बच बचा के या कानून की ये सारे खला की वजह से आप कोई गुनाह भी कर बैठे। तो इसमें एक जाती तौर पे भी मैं समझता हूँ कि जिम्मेदारी उस बंदे पे ज्यादा है जिसने दीन को कह रहे हैं कि मैं दीन जो है लोगों मुझसे सीखो। तो ऐसे लोगों पे ज्यादा जिम्मेदारी है। कानून तो यकीनन जैसे हमने दीगर शोबों में बात की है कि किस तरह से बड़े बड़े चोर डाकू, उन पे 1 रुपया साबित नहीं हो पा रहा, तो वही कानून है आपके यहाँ के आपके अंदर फिर ये वारदातें कैसे साबित हो सकती है।
جی جی ہاں، دیکھیں ایک یہ جو جنسی جرائم ہیں، یہ سب ذہنی مریض قسم کے لوگ ہیں. دو چیزوں پہ تو بالکل ٹالریٹ نہیں کرنا چاہیے. ایک جنسی استحصال کے اوپر، کہ اس سے دین کے اوپر لوگ جو ہے وہ بچوں کو خاندانوں میں لوگ عالم بنانا چھوڑ دیں گے، مدرسوں سے دور ہو جائیں گے، دین کی تعلیمات سے دور ہو جائیں گے. ایک تو دین کے تشخص کو نقصان ہوگا. ایک یہ دوسرا، اگر آپ دیکھیں کہ جی دو چیزیں، ایک تو یہ جنسی معاملات میں بے روی کا کوئی شخص شکار ہے تو اس کو ممبر پہ بیٹھنے کا اور لوگوں کو درد دینے کا حق نہیں ہے. پہلے تو وہ اپنی اصلاح خود کرے، وہ دوسروں سے کیا بات کر رہا ہے. دوسرے ایسے لوگ جو سر کے اوپر مذہبی دستار اپنے کاندھوں پر پہنتے ہیں اور چور ہیں، اور ان کی شہرت چور جیسی ہو جاتی ہے، یہ ثابت ہو جاتا ہے. یا وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں، جیسے پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی لینڈ کروزروں میں اور اس میں جو ہے وہ گھومتے پھر رہے ہیں، ذرا سا وہ نکال دیے گئے تو پوری حکومت کے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلا رہے ہیں. بھائی تم عالم دین ہو، تمہارا کام دین پھیلانا ہے، اس کی تبلیغ کرنا ہے. اگر تم ایک سال سے سرکاری لاؤنج میں رہ رہے تھے اسلام آباد سے، اگر اس دفعہ حکومت کا حصہ نہیں ہو تو کیا آفت آ گئی؟ تم چھوڑ دو اس کو. تمہاری شناخت مذہبی شناخت، تمہاری مذہبی شناخت ہے. تم ایک مولوی ہو تو تم اپنا کام کرو. اب وہ بات یہ مجھے کیوں اس دفعہ حکومت میں حصہ نہیں ملا، میں حکومت پلٹا دوں گا. تو یہ جو ایک کیٹیگری ہے کہ جب دیکھیں کہ کوئی عالم نام اپنے آپ کو عالم بتا رہا ہے اور دنیا دار ہو گیا، دنیا پرست ہو گیا، اور اس کا تمام تر فوکس پیسہ ہو گیا، تو اس کو معاشرہ بالکل ٹالریٹ نہ کرے. اور دوسرا، کوئی انسان اگر جنسی طور پر بے روی کا شکار ہے، اس کا بیلنس آؤٹ ہے، تو ایسے شخص کو بھی اور بالکل دور، یہ دو کیٹیگریز ہیں، ان سے دور رہے. بالکل ان کو صفوں سے نکال دینا چاہیے، ان کو فوراً سزا دلوانی چاہیے، ان کو لاک اپ کرانا چاہیے، ان کو اندر آنا چاہیے. یہ جتنا کھلا گھومیں گے اتنا دین کو نقصان ہے. جب ایک عام جی آدمی جو اپنے آپ کو گناہ گار سمجھتا ہے، وہ ایک عالم کی اس لیے عزت کرتا ہے کہ میں تو گناہ گار ہوں، یہ شخص ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے، کتنا نیک آدمی. جب وہ ایسے جی شخص کو جنسی ایک طور پر غلط اعتبار پائے بن گا، جب جاتا وہ ہے نا. ایسے شخص کو چور پائے گا، جب وہ ایسے شخص جی کو ہاں چور پائے گا، تو اس کی نگاہ میں اس آدمی کا معیار نہیں، پورے دین کی پکچر خراب ہوگی. وہ کہے گا ان سے تو بہت اچھا میں تھا، میں تو اپنے آپ کو غلط سمجھتا تھا، کہتا بھی تھا، اللہ کے آگے اقرار کرتا تھا. یہ کون لوگ ہیں جو خود غلط تو کر رہے ہیں مگر سینکڑوں لوگوں کو نمازیں بھی پڑھا رہے ہیں، اور ان کو شرم نہیں آتی کتنے ڈھیٹ ہیں. ان سے تو بہت بہتر میں ہوں. اس سے کتنی دین کی شبی خراب ہوئی، کتنا دین کا تشخص خراب ہوا، یہ ذرا سوچیں. اور یہ چیزیں جنریشن کو خراب کرتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اوپر حکومت وقت کو سوچنا چاہیے، اور ڈھیل اپنی ہمیشہ کی طرح بے حسی کا مظاہرہ جیسے کرتے ہیں، خدا کے واسطے اس دفعہ نہ کریں. اس کو پکڑ کے ٹانگیں اور انکوائریز کریں. جو اس کے حامی ہیں، جو اس کی حمایت کروائیں، ان کو بھی مدرسوں سے دور کریں. وہ بھی ذہنی مریض ہیں، آج نہیں تو کل وہ بھی پکڑے جائیں گے. چونکہ اب انٹرنیٹ کا دور ہے، جو ہے آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، تو یہ ویڈیوز بن کے باہر آ جاتی ہے. ورنہ نہ جانے پہلے یہ کیا کچھ ہوتا رہا ہوگا، پہلے تو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا. اب تو یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے پکڑے جا رہے ہیں. تو بہرحال ایک چور کو اور ایک جنسی بے روی کے شکار انسان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ دوسروں کو کوئی دینی بھاشن دیتا کرے. بالکل اس کو کوئی حق نہیں ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اور اس میں دیکھیں نا، جیسے آپ نے بتایا کہ ایسے لوگ مجرم ہوتے ہیں اور وہ اعتبار پہلے قائم کرتے ہیں. اور لباس کے ساتھ بھی جب آپ اتنا ایک ایسا دینی لباس ہی آپ استعمال کریں گے، دینی جو ایک حلیہ ہے وہ اختیار کر لیں گے، تو عام لوگوں کو اس کو دھوکہ دینا بہت آسان ہوگا کہ آپ قدم قدم پہ ایک آپ جو ہے وہ دین کی بات کریں گے، آپ جملے جملے میں احادیث یا قرآن کی آیات بولیں گے، اور اندر آپ کے وہی خبیث یا ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے. تو انسان کے لیے یا عام بندوں کے لیے اس کو چیک کرنا، بھانپنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے جو وارداتیں ہیں وہ پہلے اعتبار قائم کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی واردات کرتے ہیں. اور ہمارے ہاں وہ ویسا سسٹم تو ہے نہیں جیسے آپ نے بتایا. کاش اللہ کرے کہ اس کا آغاز جو ہے وہ خود ہمارے علماء کرام بھی کریں، اور پھر حکومت تک جب یہ معاملہ پہنچے تو اس میں کوئی لچک کا مظاہرہ ہمیں نظر نہ آئے کہ آپ کسی بھی مصلحت کے تحت یا کسی بھی وجہ کے تحت آپ جو ہے وہ اس کو بس درگزر کرنے یا اس میں مٹی ڈال دیں. یہ ساری چیزیں جو ہے اگر آپ نے اس کو معاشرے سے ختم کرنا ہے تو سزا کا جو ایک تاثر ہے
या एक जो डर है, अगर यकीनन खौफ खुदा तो बहुत, अगर आपको एक अल्लाह वाले हैं, यकीनन आपको 24 घंटे रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर वो नहीं है तो आपको कानून का खौफ जो है वो शायद किसी भी वारदात या जुर्म करने से वो बाज रख सकता है। तो इसकी जिम्मेदारी हमारे मुआशरे में जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उस पे जाती है। और ये जो कुछ टेस्ट केस होते हैं, अब जैसे मैंने वो कसूर का जो वाकया शेयर किया, वो जो एक वो अच्छा हुआ उसको फांसी लग गई, वो अपने इख्तामी अपने सजा तक पहुंच गया, अल्लाह ताला उसे मजीद आगे उस सजा से उसे मजीद उसे नजर आएगी कि जो मासूम बेटी थी, बच्ची थी, उसको जिस दर्द के साथ, बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, वो भी देखिए अफसोस के साथ कहना पड़ता है, वो एक स्टेज सेक्रेटरी था, वो मिलाद और वो नात खा या इस किस्म का उसका रिकॉर्ड था कि मुख्तलिफ जब मिलादें वहां पे होती हैं तो उसको वो होस्ट करने वाला था। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे बंदे के ऊपर अब वो कितने दिनों के बाद जब वो पकड़ा गया है, और पता नहीं किन किन टेस्टों के बाद पकड़ा गया है, लेकिन बज़ाहिर वक्ती तौर पे फौरन उस पे या ऐसे लोगों पे आप शक नहीं कर सकते, लेकिन जब वो तफ्तीश हुई तो तब कहीं पता चला कि ये वो बंदा था जो आपको बहुत ही नूरानी महफिल में नजर आता था। तो ये बहुत एक बड़ा एक चैलेंज है पूरे मुआशरे के लिए, इस्लाम के लिए। इस्लाहत भी करनी चाहिए कि जब आप किसी शख्स को दीनी मदरसे में एडमिशन दें तो उसका बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए, उसका खानदानी पस मंजर सामने होना चाहिए, उसकी कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए। ये नहीं कि बस सीधे मुंह उठा के जो है वो ना उसने कभी स्कूल की शक्ल देखी, ना कभी प्राइमरी पढ़ी, ना सेकेंडरी पढ़ी, ना कभी कॉलेज गया, उसको मालूम ही नहीं। एक मुकम्मल एक डिफरेंट आदमी, उसने कभी किसी खातून से बात नहीं की, मतलब माशरे से कटा हुआ इंसान, वो क्या करेगा जब वो उसके अंदर ये तमाम गरीजे और जम्बे पैदा हो। मुझे भाई एक कॉल ले लूं, मैं एक कॉल ले लूं। अस्सलाम वालेकुम। मैं हफीज बात कर रहा हूँ। जी मेहरबानी हजरत सही सर। जी, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि देखिए ये जो वाकया इस पे आप अभी डिस्कशन कर रहे थे जी, कि तो अपने आप को आलिम कहलाते हैं और उस किस्म की हरकतें करते हैं जी, ये कोई एक यूनिक वाकया नहीं है, जी, और ये एक समझिए ये एक यूनिवर्सल चीज भी है जो देखने में आती है। क्योंकि भी आपने देखा होगा बहुत सी चीज हैं जिनके ऊपर एक्यूजेशन लगी है, बिल्कुल फाइल होने की, और कानून हमारा वो ग्रिप के अंदर आए हैं। जी, तो हमारे अगर इस किस्म का वाकया होता है तो ये काम यकीनी तौर से कानून जो हमारा यहाँ का है वो उससे सजा दे ताकि दूसरों के लिए इबरत हो। किसी को किसी के लिए कहने का यह हक हासिल नहीं है कि तुम सिर्फ एक मुसलमान हो और मैं तुमसे एक आला मुसलमान हूँ। ये अल्लाह की नजर में जो भी इंसान करता है वो अल्लाह बेहतर जानता है। और हमारे यहाँ माशाल्लाह पाकिस्तान में जिस तरह की चीजें हो रही हैं वो सब आपके सामने अब आ गया है, खुल के आ गया है। तो ये भी बता दिया गया है कि हमारे पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का कल्चर क्या है। पहले तो हम सिर्फ सुनते ही थे। यहाँ के भी एक मशहूर इंग्लिश उर्दू गाने पूछा था एक दफा तो पंजाबी लुगत में सबसे ज्यादा क्या चीज इस्तेमाल होती है, वो चीज मेरी समझ में नहीं आई थी जब उन्होंने कहा था। अब मेरी समझ में आ गई है तो उन्होंने जो बात कही थी वो क्या थी। और एक और आपने बताया कि किसी ने शायद वहाँ PhD की है बोलियों में, उन बोलियों में भी ये बात साबित हो गई है कि हमारे सबसे बड़े सूबे का कल्चर क्या है। तो ये बातें कितनी इंतहाई अफसोस कौन है कि बजट के मामलों को भी आप डिवाइड कर रहे हैं तो पार्टीज के सिलसिले में, जैसा बलूचिस्तान में हुआ है। ये सारी चीजें क्या शो करती हैं, ये सारी चीजें शो करती हैं कि हमारी इंतहाई जिसको कहते हैं अखलाकी गिरावट, हमारी सोच, हमारी जहालत जिसको कहते हैं, इस तमाम चीजों के बावजूद जिसके उलमा सबसे ज्यादा गर्दान होते हैं, तो जिनको फ्रंट लाइन पे काम भी करना होता चाहिए सियासत के भी तौर के ऊपर, क्योंकि ये कोई सियासत किसी की वो जागीर विरासत नहीं है। तो सियासत वही कर सकता है जिसके दिल में आवाम का दर्द होता है। हमारी इस्लामी तारीख में भी बड़े जो आपके तमाम रहे फ्रंट लाइन के कमांडर्स रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं तो उनके अंदर क्या इस्लामी सोच और विचार नहीं थी? क्या उनका किरदार नहीं था जो मुसलमान का होना चाहिए? ये सब मेरी नजर में फारूक साहब ये सब बुज़दिल हैं, डरपोक हैं। इन्होंने दीन का लिबादा ओढ़कर
समझिए ना आप, सही मानों में शिकार आसान है ना, ऐसे ही लिबादा और क्या। जी जी हाँ, इम्प्लीमेंट किया ही नहीं उन्होंने, दीन को सही मानों में इम्प्लीमेंट न किया है, न समझाया है। जी तो मामला जो है दुनिया के वो इबादत से ज्यादा है, पूछा जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। चलिए फिर इंशाल्लाह बात होगी आपसे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात हज़रत सईद साहब हमारे सीनियर कॉलर मैनचेस्टर से, कि मामलात जो हैं आपके, और ख़ास तौर पे उस वक्त जब आप खलवत में हो, अकेले हों, या कोई आपके मातहत हो, उसके साथ आपका रवैया ताल्लुकात कैसे हैं। जी मुसी भाई। जनाब अली, देखिए मैं बात ये कर रहा था कि जो शख्स आता है, जिसको जो आलिम बन रहा है, जो कल लोगों को दीन सिखाएगा, तो वो एक सोसाइटी से कटा हुआ आदमी कैसे हो सकता है, जब जिसको यही नहीं पता कि साइंस क्या होती है, उसकी नई उसके अंदर जिद्दत क्या आ रही है, नई दरियाफ्त क्या हो रही है, क्या वो कुरान को समझ जाएगा? कुरान कोई इतनी आसान किताब है, क्या वो उसको इंटरप्रेट कर पाएगा, लोगों के सवालों का जवाब दे पाएगा? जो खुद स्कूल नहीं गया, जो एक आम सिर्फ सिंपल एक आम अंग्रेजी लिबास पहनने वाले को काफिर समझ रहा है, उसका जहन ही नहीं खुला हुआ, वो उसको माशरे से कटा के स्कूल की शक्ल दिखाई नहीं, 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए घर दिए जाते हैं और बच्चों को दाखिल कर लिया जाता है। लोगों के बहुत ज्यादा बच्चे होते हैं, वो 5-7 बच्चे दे दिए, उनके घर का खर्चा चल रहा है। इस तरह से ये जो ये जहनी मरीज पकड़े जाते हैं, ये सारे इनकी जरा तहकीक करेंगे, बैकग्राउंड यही है। इन्होंने कभी इंसान देखे ही नहीं है, कभी स्कूल नहीं गए, कभी इन्होंने प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ी नहीं, इनको क्या मालूम कि तालीम क्या होती है, अंदर उस्ताद क्या होते हैं, आखिर में क्या होते हैं, छोटे से होते हैं और ये आ जाते हैं और मदरसों के घुटे हुए माहौल के अंदर इनको बंद कर दिया। इन चारों के साथ बड़ी ज्यादती है, देखें बड़ी ज्यादती है ये। जब इंसान बालिग होता है, उसके गरीजे जवान होते हैं, उसको जरूरत है, उसको पता ही नहीं है, वो इंसानों में ठप बैठे ही नहीं, उसको जो अवेलेबल होगा उसके ऊपर हमला करता है। फिर भाई मतलब इंसान बनाए, पढ़ा लिखा हो, उसको सही गलत का पता हो, तो वो ये सब काम नहीं करेगा। ये बादशाह आदमी नहीं करता। 2 मिनट रह गए, घुटे हुए लोग करते हैं। 2 मिनट रह गए, तो इसमें तो यकीनन जो वजूहात हैं ऐसे जराइम की, वो तो हम जानते हैं, लेकिन जब तक इन पे काबू नहीं पाया जा सकता, वो मुजरम खुद नहीं ठीक होता, उसको हुकूमत ठीक नहीं करती, सजा नहीं दी जाती, ये तो एक अलग एंगल हुआ, खराब है। लेकिन हमें बचना कैसे? क्यों आ रहे हैं सवाल ये मैं उठा रहा हूँ कि बच्चे क्यों ला रहे हैं भाई? जी हाँ मुझे भाई, अभी सवाल भर्ती क्यों हो रही है? सवाल ये है आखिर में कि फिर बचना तो हमने है, हर जगह आग लगी हो तो फिर भी हमने अपने दामन को बचाना कैसे, अपने बच्चों को कैसे बचाना? फांसियां देंगे, सिस्टम ठीक करें भाई, जो पकड़ा जाए उसे तो सजा देगी ना, उसकी तो अगर नहीं होता फर्ज किया, सिस्टम ठीक करें ना। आप 10-10 साल के बच्चों को लाके मदरसे में क्यों डाल रहे हैं? आप कहेंगे MBA करोगे, ग्रेजुएशन करोगे तब आओगे, ताकि इंसान तो बन चुके हो, दीन तो समझ सको, कुरान तो समझ में आए। ये बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, लेकिन जो मेरे कहने का मकसद है ना, कि जो बच्चे या वालिदैन जहां पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं, एतबार की, और जैसे हमारे लास्ट हज़रत सईद साहब ने बताया कि ये सिर्फ हमारे मुसलमानों या पाकिस्तानी मुआशरे में नहीं है, बहुत से ऐसे पादरियों की हमने वारदातें देखी हैं, मंदिरों में ऐसी वारदातें देखी। यानी कहने का मकसद ये कि पहले भरोसामंद जो एक तबका है, वो ज्यादा इस भरोसे का गलत नाजायज फायदा उठा रहा है, अफसोस के साथ। तो इसमें अब वालिदैन की जिम्मेदारी है कि अब जो अंधा एक भरोसा है या अंधा एतबार जो है, चाहे अपने करीबी रिश्तेदार हों, वो भी हमने बहुत सी ऐसी वारदातें देखी हैं कि बहुत ही करीबी खूनी जो करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी तरफ से इस किस्म की वारदातें देखी गई, और बहुत से जो भरोसे जिन पे आके बंद करके भरोसा है कि वो ये तो हमारे बहुत ही आला सरकार हैं, तो बस उनके ऊपर जो है वो आप अंधा एतबार जब कर लेते हैं तो वो आपके नाजायज फायदा उठाते। तो बचने के लिए तो हमें इंतजार नहीं करना चाहिए कि इमरान खान या हमारी अदालतें इंसाफ करेंगी तो फिर हम अपने बच्चों की इज्जतें या हम अपने आप को बचाएंगे। हमने पहले तो खुद तो बचना ही बचना है। वहां पर अगर कोई जानवर घूम रहा है तो हमने अपनी हिफाजत तो खुद करनी है। जैसे जी देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि स्कूल जो गया हुआ होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वो वहां से ये काम नहीं होगा, मगर हाँ रिस्क मिनिमाइज जरूर हो जाएगा। शऊर होगा ना, उसे मालूम होगा मैं ये हरकत करूंगा, पकड़ा जाऊंगा, फांसी होगी, पूरी लाइफ एक्सपाइल होगी, मुझे ये नहीं करना, मैं जिस मनसब के लिए आया मुझे आगे बढ़ना चाहिए, जिंदगी के रास्ते खुले, तो कम से कम ये रिस्क मिनिमाइज हो जाएगा। आज जहनी मरीज उसमें से भी निकल आएंगे, 2-4 केस आ जाएंगे, मगर कम हो जाएगा। ये तो रेवड़ जहनी मरीजों के है ना, इनको तो रोको भाई। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
चले, बहुत शुक्रिया, टाइम खत्म हो गया मुसी भाई, और बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया, जब आप जब अपना जश्न लाएंगे तो उसमें आपका नेट वगैरह ठीक होगा। मैं भी कल इंशाल्लाह योम विलादत है हजरत इमाम रजा अलैहिस्सलाम, तो उसी हवाले से आपकी खिदमत में प्रोग्राम लाएंगे। बहुत से इश्यूज और थे, जस्टिस फायज ईसा साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया यूट्यूब पे, उससे बात करेंगे किसी अगले प्रोग्राम में। और रहील असगर साहब ने जो कल्चर की बात की थी पंजाब में, गाली कल्चर है, उस पर अमूमन जो आप टॉक शोज देख चुके हैं, लेकिन आइंदा किसी प्रोग्राम में हम भी उस पर बात करेंगे। तो ये आज का इवनिंग आवर था। इंशाल्लाह मेरी आपकी मुलाकात अब कल के प्रोग्राम में होगी, तब तक के लिए